सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक रीजनिंग का, जो कि CUET 2022 में एक्सपेक्टेड है कि आएगा। बहुत ज्यादा हाई वेटेज नहीं है कि मतलब 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है कि आएगा ही, आना चाहिए। तो बहुत ज्यादा वेटेज हाई नहीं मैं बोल सकती हूँ इसका, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है। एंड दैट इज डेटा इन एफिशिएंसी, राइट। तो आपको क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन होता क्या है, अगर आप पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन देख रहे हो कि क्या इसमें पूछा क्या जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। कि पहला तो एक ये रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है। और डेटा सफिशिएंसी जो है, क्वेश्चंस जो है आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं, एनालिसिस को, कि इसमें क्या करते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट दे देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछा कि इसको सॉल्व करो, और उसके लिए आपको स्टेटमेंट्स दे देते हैं। फिर आपको ये बताना होता है कि क्या वो स्टेटमेंट सफिशिएंट है क्या आंसर के क्वेश्चन के लिए या नहीं है। मान लो 2-3 स्टेटमेंट दिए, पर आप 2 ही स्टेटमेंट से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं आसानी से, ठीक है, तीसरे की जरूरत ही नहीं है, तो आप लिखेंगे कि हाँ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू सॉल्व द आंसर, राइट, टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो 2 सफिशिएंट है, तीसरे की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर तीनों ही सफिशिएंट नहीं है आंसर के लिए, तो कोई भी सफिशिएंट लिख दो कि तीनों सफिशिएंट नहीं है। अगर तीनों सफिशिएंट है, तीनों जरूरी है आंसर के लिए, तो फिर लिखो कि तीनों रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्वेश्चन दे दिया जाएगा और स्टेटमेंट दे दी जाएगी, और आप कितनी स्टेटमेंट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो ये पूछता है, राइट। तो इसके अंदर जो मेन टिप एंड ट्रिक मैं आपको बताऊं कि इन क्वेश्चंस को करने की मेन टिप एंड ट्रिक जो है वो यही है कि कैंडिडेट्स ओनली नीड टू चेक वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इज सफिशिएंट और नॉट टू फाइंड द आंसर, देयरफॉर डू नॉट सॉल्व द कंप्लीट आंसर, कंप्लीट क्वेश्चन। देखो आप लोगों को सिर्फ ये देखना है कि क्या मुझे ये डेटा जो मिल रहा है इससे क्वेश्चन का आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। मान लो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपने सॉल्व किया तो आपकी 2 इक्वेशन आ गई, 2a + b = 127 एंड 3a + 2b = 160, ठीक है। आपने कुछ बनाया और उसने क्वेश्चन में यही पूछे कि a और b की वैल्यू बताओ, ठीक है, और आपको 2 इक्वेशन दी हुई है। तो 2 इक्वेशन दी हुई है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है, आपको देख के पता चल रहा है कि दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक यूनिक सोल्यूशन आ ही जाएगा। तो बस लिख दो कि सफिशिएंट है, ये दोनों रिक्वायर्ड हैं a और b की वैल्यू निकालने के लिए। अब आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू नहीं निकालनी। आप लोग अगर सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल रहे हो, फिर चेक कर रहे हो कि सफिशिएंट है कि नहीं है, मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वो हमको नहीं करना भाई। अपनों को सीधा पता है कि a और b हमारे 2 वेरिएबल हैं, उसके लिए 2 इक्वेशन चाहिए, वो पैरेलल लाइन नहीं होनी चाहिए, तो पैरेलल लाइन नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो भाई इसको 2 इक्वेशन हम लोगों को चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो लिख दिया कि 2 इक्वेशन सफिशिएंट है। आप बैठ के वहां पे सॉल्व करी जा रहे हो, ए बी निकाल रहे हो, फिर खुश हो रहे हो, बस खुशी हो लो, फिर उससे कुछ होगा नहीं, मतलब ना टाइम वेस्ट ही होगा। तो अपनों को सिर्फ ये देखना है, therefore do not waste time in finding the final answer. The question is not asking for the final answer. The question is just asking whether the given things are sufficient or not. काफी बार आपको सॉल्व करना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन देख के, फोटो देख के पहचान लिया हाँ ये निहारिका मैडम है, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन देख के नहीं, आपको क्वेश्चन देख के हमेशा आपको पता लग जाए जरूरी नहीं है, कभी कभी सॉल्व भी करना पड़ेगा, पर भाई कभी कभी बिना सॉल्व किए भी चल जाएगा। आगे बात करते हैं, इन विच ईयर वॉज राहुल बॉर्न। जैसे क्वेश्चन देखो, इससे समझ में आएगा, इन विच ईयर वॉज राहुल बॉर्न, ये राहुल की पूछ रहा है कि कौन से साल में पैदा हुआ था। क्वेश्चन स्टेटमेंट जो दी हुई है, पहली स्टेटमेंट है राहुल एट प्रेजेंट इज 25 ईयर्स यंगर टू हिज मदर, कि अभी जो राहुल है अपनी मम्मी से 25 साल छोटा है। तो यार जब तक मम्मी की एज पता नहीं होगी तो राहुल की कैसे पता लगेगी। अगर वो ऐसे बोल देता है कि 2 साल पहले 25 साल का था, तो बता दो ये 27 साल का है। एक स्टेटमेंट काफी है ना भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पर यहाँ पे उसने क्या बोला है कि स्टेटमेंट 1 में बोला है कि वो मदर से 25 साल छोटा है। अच्छा, दूसरे राहुल्स ब्रदर वाज बोर्न इन 1964 इज 35 इयर्स यंगर टू हिज मदर, कि राहुल का जो भाई है वो मदर जो 1964 में पैदा हुआ था वो मदर से 35 इयर्स यंगर है। तो अब आपको पता है कि भाई 1964 में पैदा हुआ था और वो मदर से 35 इयर्स यंगर है, तो आज की जो भी प्रेजेंट एज है कौन सी, 1964 में वो पैदा हुआ है, ठीक है। और वो मम्मी मान लो, आप भी मान लो, आप खुद सोचो कि मान लो m एज की मदर है, ठीक है, और 35 साल छोटा जो है भाई है, ठीक है।
तो हमारा जो भी ब्रदर है उसका वो 1964 में पैदा हुआ, ठीक है। तो उस वक्त मम्मी कितने साल की थी, 35 साल की थी, तभी तो डिफरेंस 35 साल का है, राइट। और उसके बाद वो बोल रहा है कि अभी जो है मम्मी से 25 साल छोटा है दूसरा भाई। तो इसका मतलब ये है कि 10 साल बाद, मतलब अभी 25 साल जो है छोटा है, तो 1964 35 साल का डिफरेंस इन दोनों में है, ठीक है, एक ब्रदर और मदर में, और राहुल और मदर में 25 साल का डिफरेंस है। तो इसका सन आपको पता है इन दोनों में कितना डिफरेंस आया, भाई और राहुल में कितना डिफरेंस आया, 10 ईयर्स का फर्क आया, आया कि नहीं आया। तो पता चल गया ना कि राहुल कितने साल में पैदा हुआ है। तो यानी कि हमको ये दोनों स्टेटमेंट जो है चाहिए है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए दोनों स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, एक से आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम बोथ द, तो आपने देख लिया कि इससे पता चल रहा है दोनों स्टेटमेंट से कि दोनों भाइयों में 10 साल का डिफरेंस है, ठीक है, 10 साल का डिफरेंस है। राहुल इज 10 years older than his brother who was born in 1964। तो राहुल कौन से साल में पैदा हुआ है, 1954 में पैदा हुआ है। भाई ऑब्वियसली बात है, 25 साल का डिफरेंस है तो पहले राहुल पैदा हुआ है, फिर 35 साल का डिफरेंस है तो दूसरा भाई बाद में पैदा हुआ है। ये भाई 1964 में पैदा हुआ है, ये 10 साल पहले पैदा हो गया तो 1954 में पैदा हुआ है। तो हमको यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि राहुल की एज क्या है, राइट। और एट प्रेजेंट अगर 25 साल का डिफरेंस है तो मदर की एज क्या है, मदर का बॉर्न ईयर क्या है, वो भी हमें पता लग रहा है। पर क्या हम एक स्टेटमेंट से इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक स्टेटमेंट से आप राहुल की एज नहीं आइडेंटिफाई कर सकते जो कि पूछा हुआ है, तो हमें दोनों की रिक्वायरमेंट। तो क्वेश्चन ऐसा आता है, ऐसे एक क्वेश्चन दे देता है, फिर स्टेटमेंट देता है, फिर बोलता है स्टेटमेंट का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर करो, और फिर आपको ये 5 ऑप्शन देता है कि 1 अलोन इज सफिशिएंट वाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। वो बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट अकेले से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, पर सेकंड स्टेटमेंट अकेले से क्वेश्चन नहीं होगा, सेकंड से हो जाएगा, फर्स्ट से नहीं होगा। 1 और 2 इज सफिशिएंट, कभी कभी ऐसा होगा कि स्टेटमेंट 1 से भी क्वेश्चन हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 अकेले से भी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों से हो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इधर 1 और 2 इज सफिशिएंट, यानी कि आप बोल दोगे कि भाई 1 भी सफिशिएंट है और 2 से करोगे तो 2 भी सफिशिएंट है, अपने आप में अकेले सफिशिएंट है। बोल रहे 1 और 2 दोनों से ही सफिशिएंट नहीं है, यानी कि नीदर 1 नॉट 2 इज सफिशिएंट, ना तो 1 सफिशिएंट है ना 2 सफिशिएंट है, बोथ 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। तो आप बोथ वाला लगाओगे। तो ये 5 ऑप्शन आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, what will be the total weight of 10 poles each of the same weight। तो ये बोल रहे हैं कि 10 पोल की आपको वेट बतानी है, हर पोल सेम वेट का है। स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, 1 इज 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज 5 kg। अगर 1/4 पोल का P है 5 kg है, तो आपको पता चल गया एक पोल का वेट कितना है, 20 kg है, तो 10 पोल का कितना होगा, 200 kg हो जाएगा। तो क्या हम स्टेटमेंट 1 से ही आंसर निकाल पा रहे हैं, बिल्कुल निकाल पा रहे हैं। बोला 1/4 ऑफ द वेट ऑफ ईच पोल इज 5 kg, तो पोल का कितना आया 20 kg, और 10 पोल का कितना आ गया 200 kg, क्योंकि सभी पोल का वेट बराबर है। तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। अब 2 का भी देख लेते हैं। द टोटल वेट ऑफ द 3 पोल्स इज, ये बोल रहा है 3 पोल का जो टोटल वेट है 20 किलोग्राम मोर देन द टोटल वेट ऑफ 2 पोल्स। 2 पोल्स से 3 पोल्स का जो वेट है वो 20 ज्यादा है 2 पोल से। तो आप यहां से भी लिख सकते हो कि पोल का वेट कितना आ गया 20, तो 10 पोल का कितना आएगा 200 kg, राइट। तो यानी कि अकेली स्टेटमेंट 1 से भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, अकेली स्टेटमेंट 2 से भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो हम इस केस में हम क्या लगाएंगे, इस केस में हम लगाएंगे ये सी, ईदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। ईदर का मतलब क्या होता है, या तो 1 या 2, दोनों में से कोई भी एक दे दो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे 1 दे दो चाहे 2 दे दो, दोनों से हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो इस केस में ईदर 1 and 2 इज सफिशिएंट आ गया। क्या मुझे 1 के लिए दूसरे की जरूरत पड़ी, नहीं, दूसरे के लिए पहले की जरूरत पड़ी नहीं, मैंने बस एक स्टेटमेंट पढ़ा, मेरा आंसर आ गया। तो इसलिए ईदर 1 और 2 इज सफिशिएंट, दोनों मैंने सॉल्व करके आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव। अब यहाँ पे पूछा एम के कितने बच्चे हैं, हम स्टेटमेंट देखते हैं, पहला और दूसरा। एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स हु इज वाइफ ऑफ एम। तो हम लोग पहला सॉल्व करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स, एक्स की ओनली डॉटर है कौन, एच,
एक्स की ओनली डॉटर है एच, माइनस मतलब फीमेल, ये ब्लड रिलेशन में करवाया है। तो देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाता है, एज बेस्ड लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा आप बोल सकते हो टफ है, पर इसके अंदर वेराइटी ऑफ जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आपको बेसिकली सॉल्व करना और फिर चेक करना है, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स हु इज एक्स कौन है, एक्स हु इज द वाइफ ऑफ एम, तो एम मेल हो गया तो इसका फादर हो गया। तो बोला हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव, के एंड जे आर ब्रदर्स ऑफ एम, तो के और जे भाई बंधु हैं इसके, के और जे जो हैं भाई बंधु है एम के, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। पहले स्टेटमेंट से पता चल रहा है भाई एक ही बेटी है किसके, एक्स के, जो कि वाइफ है एम की, तो एम के कितने बच्चे हैं, एक ही बच्चा है, ठीक है, क्योंकि और किसी की बात ही नहीं हुई। तो यानी कि हमारे लिए स्टेटमेंट 1 जो है काफी है, 2 की तो हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान देना है कि ओनली डॉटर बोला है, सन के बारे में बात नहीं हुई, यहाँ पे सन के बारे में बात नहीं हुई। तो हम लोग 100% नहीं बोलते, ओनली डॉटर। अगर ऐसे बोलता ओनली चाइल्ड, ठीक है, तो एक हो जाता, राइट। पर ओनली डॉटर बोला तो डॉटर तो एक ही है, पर सन कितने हैं हमें पता नहीं है। और उसने पूछा चिल्ड्रन, डॉटर भी नहीं पूछा, डॉटर पूछा होता तो भी हम बता देते कि एम की एक ही डॉटर है, पर उसने पूछा चिल्ड्रन, तो उसमें सन भी आने चाहिए, और सन के बारे में हमें पता नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो एम के भाइयों के बारे में बता रहा है, बेटों के बारे में नहीं बता रहा, तो सेकेंड स्टेटमेंट से भी हमारा कुछ नहीं होगा। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट है ना सेकेंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है, नीदर 1 nor 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन हाउ मेनी चिल्ड्रन एम हैज। एम के कितने बच्चे हैं ये नहीं बता सकते, डॉटर एक है, सन का पता नहीं है, भाई 2 है, एज पर द क्वेश्चन दोनों स्टेटमेंट से हम आंसर नहीं निकाल सकते। सो फ्रॉम आई वी कंक्लूड दैट एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एम, बट दिस डज नॉट इंडिकेट दैट एम हैज नो सन। इससे अगर वो बोल रहा है कि एक ही डॉटर उसके है, तो इससे हम ये नहीं बोल सकते कि इसके कोई बेटा नहीं है, राइट, दिस इज समथिंग। सो बट दिस डज नॉट इंडिकेट दैट एम हैज नो सन, कि उसके बेटा नहीं है। द इंफॉर्मेशन गिवन इज इन सेकंड इज इमटेरियल, सेकंड वाले में तो भाइयों के बारे में बताया जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसलिए दोनों ही इनसफिशिएंट हैं। हाउ मच वॉज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी पूछा है, ठीक है, कि आपको सेल निकालनी है। अब देखो आप देखोगे तो आप कर तो क्वांट के क्वेश्चंस रहे हो, है ना, क्वांट आनी चाहिए इसके लिए, और ब्लड रीजनिंग के कुछ चैप्टर, ब्लड रिलेशन वगैरह, एज वाले क्वेश्चंस, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। पर ये क्वेश्चन डेटा इनसफिशिएंसी का है जिसमें वेराइटी ऑफ चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हाउ मच वॉज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी सोल्ड 8000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए ईच कंसिस्टिंग ऑफ 25। उसने बोला 8000 प्रोडक्ट्स बेचे, ठीक है, हर प्रोडक्ट 25 रुपए का था। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि टोटल सेल कितनी हुई, 2 लाख रुपए की, कि द कंपनी सोल्ड 8000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। पर प्रोडक्ट बी के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि प्रोडक्ट ए जो है, ठीक है, इसने बोला हाउ मच वॉज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी की कितनी है, प्रोडक्ट ए की टोटल सेल कितनी है, 2 लाख। दिस कंपनी हैज नो अदर प्रोडक्ट लाइन। तो अब ये जरूरी है, फर्स्ट और सेकंड दोनों जरूरी है टोटल सेल निकालने के लिए। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट नहीं लेंगे कि पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ये प्रोडक्ट ए का है सिर्फ, ठीक है, प्रोडक्ट ए की सेल है, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि प्रोडक्ट बी भी हो सकता है, प्रोडक्ट सी भी हो सकता है, तो उसके बारे में तो बात ही नहीं की, तो टोटल सेल कैसे बोल सकते हो कि 2 लाख ही होगी कंपनी की। अगर ये साथ में बोल दिया जाए कि ये कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है, जो कि सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है, दिस कंपनी हैज ओनली 1 प्रोडक्ट लाइन, तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी की टोटल सेल क्या है, 2 लाख रुपए, क्योंकि कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं और उस प्रोडक्ट की सेल हमें पता है। तो यानी कि अगर हमें इसका आंसर निकालना है तो हमें दोनों स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहली स्टेटमेंट ये कि ए प्रोडक्ट की सेल कितनी है, जो कि हमारी है 2 लाख रुपए, और दूसरी जो है वो ये कि ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन के लिए टोटल सेल हमारी कितनी आई, 2 लाख रुपए। फ्रॉम सेकंड वी नो दैट द कंपनी डील्स ओनली इन प्रोडक्ट ए, दिस इंप्लाइज दैट सेल ऑफ द प्रोडक्ट ए इज द टोटल सेल ऑफ द कंपनी। जो प्रोडक्ट ए की सेल है वही कंपनी की टोटल सेल है, ये सेकेंड लाइन से हम बता सकते हैं। अगर सेकेंड लाइन नहीं दी होगी तो हम ये भी बोल सकते हैं कि और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो हम कंपनी की टोटल सेल नहीं बता सकते। तो बोथ 1 and 2 are sufficient. The last Sunday of March 2006 fell on which date?
ठीक है, तो ये क्लॉक कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। अब आपको क्लॉक कैलेंडर सॉल्व करना आना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि द लास्ट, देखो, द लास्ट संडे ऑफ मार्च 2006 फेल ऑन विच डेट। ठीक है, मार्च 2006 का लास्ट संडे कौन सी डेट का था? फ्रॉम वी कंक्लूड दैट 5th, 12th, 19 एंड 26th ऑफ मार्च 2006 वर संडेज। तो ये हम लोग क्लॉक एंड कैलेंडर लगा के निकाल सकते हैं कि वो संडेज होते हैं। द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ वाज फ्राइडे, सो द लास्ट संडे फेल ऑन 26th। ठीक है, फ्रॉम दैट वी कैन कंक्लूड दैट 31st मार्च 2006 वाज फ्राइडे। ठीक है, तो 26 मार्च वाज द लास्ट संडे ऑफ दैट मंथ। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि अगर मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है कि भाई फर्स्ट संडे ऑफ दैट मंथ फेल ऑन 5th, ठीक है, तो 26 मार्च 2006 स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि जो फर्स्ट संडे है वो 5th को आया था। अगर फर्स्ट संडे 5th को आया था, फर्स्ट संडे 5th को मतलब संडे था, तो नेक्स्ट संडे कब आएगा? 12th को, फिर कब आएगा? 19th को, फिर कब आएगा? 26th को। तो हमें पता चल गया, हमें लास्ट संडे पता चल गया कब आएगा, लास्ट संडे आएगा, ये हमारा लास्ट संडे हो जाएगा कि 26th को लास्ट संडे आएगा। यानी कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। द फर्स्ट संडे दिया हुआ है तो लास्ट संडे हम बता सकते हैं जो कि पूछा है। तो जो आंसर क्या हुआ हमारा? 26 मार्च, ये हमारा लास्ट संडे होगा। तो ये फर्स्ट से आ गया। दूसरा देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट से तो आंसर आ रहा है। दूसरा देखो, द लास्ट डे ऑफ दैट मंथ वाज फ्राइडे। आपको पता है कि जो मार्च होता है उसमें 31st जो होती है लास्ट डेट होती है, और ये फ्राइडे है। तो संडे क्या होगा? ऑब्वियसली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे यहाँ रहे होंगे, और यहाँ संडे होगा, ये लास्ट संडे होगा। तो ये 30, ये 29, ये 28, ये 27 और ये 26। तो यानी कि हमें लास्ट डे भी पता है, तो हम बता सकते हैं कि संडे 26 को था। यानी कि ईदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। अकेली 1 स्टेटमेंट मिल जाएगी तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अकेला 2 स्टेटमेंट मिल जाएगा तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब 1 और 2 दोनों हम लोग कर सकते हैं। तो आई थिंक सबको समझ गया है अच्छे से, राइट। तो ईदर 1, सिर्फ 1 या सिर्फ 2, दोनों जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कोड ऑफ स्काई इन द कोड लैंग्वेज। अब ये बोल रहा है कि स्काई का कोड बताओ। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, द कोड लैंग्वेज स्काई इज क्लियर इज रिटन डी राफा। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें 3 लेटर है, उसमें 3 लेटर है, हम कैसे बताएं कि स्काई का कोड कौन सा? वो तो तीनों में कोई भी हो सकता है। इन द सेम कोड लैंग्वेज मेक इट क्लियर इज रिटन एज दिस। तो आपको पता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है? क्लियर कॉमन है, राइट। और इन दोनों में कॉमन क्या है? डी। सिर्फ ये 2 चीजें कॉमन है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि क्लियर कोड जो है, क्लियर का जो कोड है वो डी है। पर बेटा इसका और स्काई का रा और फा में से होगा, हमें नहीं पता क्या होगा। क्या अभी भी हम सॉल्व कर पाए? अगर पूछा होता व्हाट इज द कोड फॉर क्लियर, तो हम बता पाते कि दोनों स्टेटमेंट जरूरी है, दोनों स्टेटमेंट का यूज करके हम क्लियर का कोड बता सकते हैं। पर क्या हम स्काई का कोड बता सकते हैं? अभी भी नहीं बता सकते। तो दोनों स्टेटमेंट से हमारा आंसर नहीं आ रहा, हमारा स्काई का कोड हमें पता नहीं लग रहा, क्लियर का लग रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर इज नीदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। दोनों स्टेटमेंट से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू इन अ रो। अब देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया। देखो वैरायटी देखो आप, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारे मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ। ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का हो गया। ये जो हो गया कैलेंडर, ये कैलेंडर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपका सेल का क्वेश्चन था, तो दिस इज रिलेटेड टू क्वांट, ठीक है। ये जो है आपका नॉर्मल ब्लड रिलेशन आप बोल सकते हो, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं, एलजेब्रा, बेसिकली लीनियर इक्वेशन आप बोल सकते हो, सॉल्व करना आना चाहिए। मैथ्स में लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया।
हर क्वेश्चन की वैरायटी यहाँ पे मैंने अलग दी हुई है ये बताने के लिए। ये एज रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, एज प्रॉब्लम्स जो हम लोग मैथ्स में क्वांट में करते हैं वही है। तो आप देख सकते हो कि हर क्वेश्चन की हमारी जो वैरायटी है वो कुछ ऐसी है कि एज का हो गया, लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन, मींस यू कैन सी कि सारे टाइप के क्वेश्चंस। अब ये टॉपिक टफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आ जाएगा, लीनियर का आ गया, ब्लड रिलेशन का आ गया, ठीक है, क्वांट का आ गया, कैलेंडर का आ गया, और हमारा कोडिंग डिकोडिंग का भी हो गया, और सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखो अभी और करेंगे, ठीक है, मेजर यही टॉपिक्स आते हैं। वैसे मैंने स्टार्टिंग में सारे एक एक क्वेश्चन दे दिए। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P एंड Q इन अ रो? स्टेटमेंट 1 देखो, P इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट इन द रो, ठीक है, P जो है लेफ्ट और राइट है, ठीक है, P जो है 15th पोजिशन पे है, ठीक है, लेफ्ट से P। Q इज एग्जैक्टली इन द मिडल एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन टूवर्ड्स हिज राइट। बिल्कुल जो Q है वो मिडल के अंदर बैठा है और देयर आर 10 किड्स हैं इधर, तो बिल्कुल मिडिल में है, तो 10 किड्स अगर राइट में है तो 10 किड्स आपके कितने होंगे? लेफ्ट में होंगे। तो टोटल किड्स आपके कितने हो गए? 21 किड्स हो गए। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से आप ये बता सकते हो हाउ मेनी, अच्छा ये बता सकते हो टोटल किड्स कितने हैं। सेकंड स्टेटमेंट से आप बता सकते हो टोटल किड्स कितने आ रहे हैं हमारे 21। पर क्या हम ये बता सकते हैं P और Q के बीच में कितने लोग हैं? नहीं। सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से भी नहीं बता सकते, सिर्फ सेकंड से नहीं बता सकते, दोनों से बता सकते हैं क्या? देख लो, यहाँ से 5th है, 15th है, ठीक है, और 11th, इससे पता चल रहा है कि Q कहाँ बैठा है? 11th पोजीशन पे, राइट, 11th पोजीशन पे Q बैठा है, ठीक है, 15th पे ये बैठा है, 12, 13, 14। तो P और Q के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं? P और Q के बीच में 3 बच्चे बैठे हैं, जो कि पूछा नहीं है, पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी कि कितने बच्चे बैठे हैं। आपको अगर लग गया कि हाँ भाई इसकी पोजीशन पता है, इसकी पोजीशन पता है, तो बीच के बच्चे निकाल सकते हैं। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है हमें जरूरी है, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट, ये जरूरी है सीट निकालने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। और आंसर भी वैसे यहाँ पे निकाला हुआ है कि 3 बच्चे जो हैं बीच में बैठे हैं, जो अभी हमने भी निकाल लिया। पर एग्जाम में मत निकालो, टाइम वेस्ट होगा। आपको जब कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे पता है कि मैं ऐसे करके निकाल लूंगा इसको, तो मत निकालो। पता चल गया दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट है तो ठीक है। हाउ इज T रिलेटेड टू K? नाउ अगेन दिस इज अ ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, ठीक है, इसको कैसे करेंगे? ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। हाउ इज T रिलेटेड टू K? तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी है, आर सिस्टर J, आर की एक सिस्टर है J, ठीक है, हैज मैरिड टीज ब्रदर L, ये L के साथ मैरिड है जिसका भाई है T, ठीक है, ये हो गया। हु इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट? ठीक है, तो देखो आर सिस्टर J हैज मैरिड टीज ब्रदर, टीज ब्रदर L, ठीक है, हु इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट? ये ओनली सन है अपने पेरेंट का। K इज द ओनली डॉटर ऑफ L एंड J, L और J की सिर्फ इकलौती एक ही डॉटर है, ओनली डॉटर, वो है K। पूछा हाउ इज T रिलेटेड टू K? T K के कैसे रिलेटेड है ये पूछा है। तो ऑब्वियस ही बात है, कैसे भी रिलेटेड हो, ये इकलौता बेटा हो या कुछ भी हो, राइट, डजंट मैटर। अगर K का रिलेशन हमें T के साथ निकालना है तो T तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है, यस और नो? T तो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है और K सेकेंड स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन हमें मिली है। तो बिना इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन कैसे निकालेंगे भाई? निकाल ही नहीं सकते। तो बिना इंफॉर्मेशन के नहीं निकाल सकते, तो दोनों स्टेटमेंट तो हमें चाहिए। अब बात है क्या निकल सकता है क्या रिलेशन? इसका रिलेशन इसके साथ है और इसका रिलेशन इसके साथ है, तो आपस में रिलेशन तो निकल ही जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए दोनों स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, दोनों स्टेटमेंट हमें चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व। उनका कुछ मर्जी रिलेशन है, क्या करना है, ठीक है। अपनों को ये पता चल गया कि L की बेटी K है, इसका भाई T है, भाई इसका रिलेशन आ गया ना, और K की बात दूसरे में हो रही है, T की बात पहले में हो रही है, तो कर लो सॉल्व, हो गया, राइट। उसके बाद एग्जैक्ट कि मैं तो रिश्ता निकाल के छोड़ूंगा, क्या रिश्ता आ रहा है ना, तो वो जरूरी नहीं है, टाइम वेस्ट होगा उसे, वो नहीं करना ना। खुशी हो गई तुम कि ये रिलेशन आ रहा है, बाकी रिश्तेदारी खैर जिनको निकालने का शौक है वो तो निकाल के ही छोड़ते हैं। देखो हाउ इज J रिलेटेड टू P? अगेन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है।
मैं सोचती हूँ मेरे मैं ऐसे जस्ट लाइक जोक्स अपार्ट, हम मेरे सोसाइटी के अंदर मतलब जो मेरे रिलेटिव्स एंड सब है उनको बड़े शौक है रिलेशन निकालने के कि तुम्हारे चाचा के मामे के ये मेरे ये लगते हैं, लाइक ऐसे ही। तो मतलब आई थिंक उनका ब्लड रिलेशन ये वाला टॉपिक कितना स्ट्रांग होगा ना, मतलब दे कैन लाइक यू नो जनरेशन ऑन जनरेशन के रिलेशन निकाल देते हैं। ठीक है, उनको तो मतलब फोड़ सकते हैं ये ना, उनको ऐसे टीचिंग सिखानी चाहिए थोड़ी, ये टॉपिक आप लोग सिखाओ तो गजब सिखाएंगे वो। हाउ इज जे रिलेटेड टू पी? तो एम इज, जो शादी वादी कराते हैं ना लोग, वो लोग वही होते हैं, वही वाले लोग होते हैं जो शादी के रिश्ते भी लेके आते हैं। खैर मेरा केस तो अलग था। देखो, हाउ इज जे रिलेटेड टू पी? जे पी से कैसे रिलेटेड है? पहला स्टेटमेंट है एम इज ब्रदर ऑफ पी एंड टी इज सिस्टर ऑफ पी। ठीक है, तो एम तो भाई है किसका? पी का, एंड टी इज सिस्टर ऑफ पी, और टी जो है पी की सिस्टर है। तो ये तो पता चल गया इनका तीनों का आपस का रिलेशन। अब पूछा हाउ इज जे रिलेटेड टू पी? भाई तुमको यहाँ पे जे दिख ही नहीं रहा, तुम रिलेशन कैसे निकालोगे? तो मतलब वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तुम्हें जे के बारे में पता तो होना चाहिए। पीज मदर इज मैरिड टू जेज हस्बैंड। ठीक है, पीज मदर, पी की मदर यहाँ पे लिख दो कोई होगी। ठीक है, एम ओ लिख देते हैं। पी की मदर जो है मैरिड है टू जेज हस्बैंड, एक मिनट, पीज मदर ओके इज मैरिड टू जेज हस्बैंड हु हैज वन सन एंड टू डॉटर्स। अच्छा, जे के हस्बैंड से मैरिड है, तो ये कौन है? एम। उठ पटांग से रिलेशन आ रहे हैं, दो शादियां की हुई है क्या इसमें? देखो, पीज मदर, पी की जो मदर है इज मैरिड टू जेज हस्बैंड, जे के हस्बैंड से मैरिड है, यही है इसका मतलब तो ना। पीज मदर इज मैरिड टू जेज हस्बैंड। ठीक है, होगा जेज के हस्बैंड से पी की मदर मैरिड है। तो अच्छा, तो ये जे मदर हो गई भाई, अपने क्यों अपने ले रहे हैं यहाँ पे? ये तो दिया ही नहीं हुआ एक ही शादी हुई हुई है। चलो ठीक है, हो गया, सॉर्ट हो गया, रिलेशन सॉर्ट हो गया। चलो हाँ जी, अब देखिए, तो अब पहला स्टेटमेंट है एम इज ब्रदर ऑफ पी एंड टी इज सिस्टर ऑफ पी। टी क्या है? सिस्टर है पी की। पी इज मदर, पी की कोई मदर है, इज मैरिड टू जेज हस्बैंड। ठीक है, जे के हस्बैंड से मैरिड है, तो जे उसकी मदर हो गई है ना। तो वो पूछ रहा है जे और पी का रिलेशन बताओ, यही पूछा था। तो जे और पी का रिलेशन क्या आ रहा है यहाँ पे? जे और पी का रिलेशन आ रहा है कि वो क्या है? जे इज मदर ऑफ पी, ये आ रहा है राइट। हु हैज वन सन एंड टू डॉटर्स, इसके वन सन और टू डॉटर्स है, वन सन और टू डॉटर्स है, तो ये डॉटर हो गई, मतलब बेटी है इसकी ना, मदर एंड डॉटर का रिलेशन आ गया। जे इज रिलेटेड, जे इज मदर ऑफ पी एंड पी इज डॉटर ऑफ जे, ये हमें पता चल गया। पर एक बात बताओ, क्या सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से, सेकंड स्टेटमेंट में ये बताया कि पी इज मदर, ठीक है, इज हस्बैंड ऑफ, इज मैरिड टू जे इज हस्बैंड। ठीक है, तो क्या सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। हमें क्या लेना देना है पी का भाई कौन है, बहन कौन है, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि पी की जो मदर है वो जे के हस्बैंड से मैरिड है, यानी कि जे कौन हुई? पी की मदर हुई। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है, सेकंड से, तो बी आंसर हो गया। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है आपको ये बताने के लिए कि वो उसकी मदर है, फर्स्ट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन था। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? फिर से ब्लड, देखो ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट यही ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये जो डेटा इनसफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है इसमें ज्यादा ब्लड रिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट ही आता है। तो y and z आर चिल्ड्रन ऑफ d हु इज वाइफ ऑफ x। तो ये बोल रहा है कि y and z आर चिल्ड्रन ऑफ d हु इज वाइफ। d कौन है? वाइफ है किसकी? x की, x की वाइफ है, तो x मेल हो गया, और y और z इनके चिल्ड्रन है। ठीक है, आर सिस्टर x, आर सिस्टर x, आर सिस्टर x इज मैरिड टू वाइज फादर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है y and z आर चिल्ड्रन ऑफ d। ठीक है, हु इज वाइफ ऑफ x, d इज वाइफ ऑफ x, आर सिस्टर, r की कोई सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर x इज मैरिड टू वाइज फादर, y के फादर से मैरिड है r की सिस्टर।
तो थोड़ा इसमें उल्टा हो गया, यहाँ पे बोल रहा है डी हु इज वाइफ ऑफ एक्स, डी वाइफ है एक्स की, तो एक्स क्या हुआ, हस्बैंड। यहाँ पे आर की सिस्टर बोल रहा है कि एक्स है, यानी कि फीमेल है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। कैसे? फ्रॉम वी कंक्लूड दैट वाई इज द चाइल्ड ऑफ डी, वाई तो चाइल्ड है, डी का रिलेशन किसका पूछा था, एक्स और वाई का। तो ये तो पता है कि एक्स और वाई मतलब एक्स जो है, वाई जो है वो एक्स का क्या है, बेटा है। वो तो हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट से भी पता लग रहा है, वाई एंड जेड आर चिल्ड्रन ऑफ डी हु इज वाइफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इससे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट, ये एक्चुअली दोनों अलग अलग ही सही होंगी, क्योंकि अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे तो एक्स मेल आ रहा है और यहाँ पे आर की सिस्टर एक्स जो है फीमेल आ रही है, तो ये कंबाइन तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इधर तो ये एक्स क्या है, मेल, और इधर एक्स क्या है, सिस्टर, तो दोनों कंबाइंड में तो सॉल्व नहीं हो सकते। पर अगर मैं सिर्फ पहले को सॉल्व करूं तो ये बोल सकती हूँ डी वाइफ है, एक्स हस्बैंड है और वाई जेड बच्चे हैं। तो एक्स और वाई, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो फर्स्ट से ये आंसर आ रहा है। सेकंड को सॉल्व करूंगी तो ये बोल रहा है आर की एक सिस्टर है एक्स, आर की एक सिस्टर है एक्स, मैरिड टू वाई इज फादर, जो वाई के फादर से मैरिड है, ठीक है। तो वाई का कोई फादर है, ठीक है, उससे मैरिड है, तो यानी कि ये वाई की क्या हुई, मदर हुई। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट से भी एक्स वाई का रिलेशन आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट से भी एक्स वाई का रिलेशन आ रहा है, रिलेशन अलग आ रहा है, इस बार सेम नहीं आ रहा, पर सॉल्व तो हो रहा है। हम फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक आंसर मिल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट हम सॉल्व कर रहे हैं तो उससे भी हमें एक आंसर मिल रहा है, मतलब सॉल्वेबल है। ये होता है डेटा सफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी या सफिशिएंट जो है, डेटा सफिशिएंट है अपने आप में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें ये नहीं देखना होता कि फर्स्ट इधर से एक्स फादर आ रहा है, इधर से एक्स मदर आ रही है, ठीक है, पर रिलेशन आ रहा है। उसने क्वेश्चन जो पूछा, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, क्या इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। क्या अकेली एक स्टेटमेंट से दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। फिर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यू आर नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन, यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ डेटा इनसफिशिएंसी, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, सी। वी कैन कंक्लूड दैट वाई इज चाइल्ड ऑफ डी हु इज वाइफ ऑफ एक्स, सो एक्स इज वाईज फादर, so x is married to y's father, this implies that x is y's mother here, right? तो यहाँ पे x जो है y की मदर आ रही है, ऊपर x जो है y का फादर आ रहा है। दो अलग आंसर आ रहे हैं पर आंसर आ रहे हैं, इसलिए either one और टू दोनों में से एक आपका आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये आपका जो है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया अगेन। Who is to the immediate right of P among 5 persons P, Q, R, S, T facing north, ठीक है। स्टेटमेंट 1 नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, ये तो क्वेश्चन में ही बता दिया है। अब इसमें देखो R is third to the left, एक लेफ्ट ले लो एक राइट ले लो, 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। हम फर्स्ट स्टेटमेंट से सॉल्व करते हैं। क्या बताना है, इमीडिएट राइट ऑफ P, P के बाजू में कौन बैठा है, राइट साइड में, तो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, तो राइट साइड कौन सा होगा, राइट साइड इधर वाला ही होगा, ठीक है। R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q एंड P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, तो R जो है थर्ड है टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के मान लो यहाँ पे Q बिठा देते हैं, Q के लेफ्ट में 1 2 3, थर्ड नंबर पे है R, Q के थर्ड नंबर पे R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q एंड P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R। P क्या है, सेकंड है, 1 2 R के राइट में, तो ये भी समझ आ गया। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, तो हमें ये भी पता चल गया। अब फर्स्ट से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से तो नहीं आ रहा ना, R के इधर कौन बैठा है हमें क्या पता है ना, तो हम सेकंड पढ़ते हैं। Q इज इमीडिएट लेफ्ट टू द T, Q किसके बाजू में बैठा है, T के, ठीक है। Who इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, जो P के राइट में है, सेकंड राइट में है, 1 2 राइट। तो इसने जो क्वेश्चन पूछा था हु इज इमीडिएट राइट ऑफ P, ठीक है। एक बार ये T मत रखो, राइट पूछा था ना, तो ये तो आ गया था, सॉरी फर्स्ट सफिशिएंट है, फर्स्ट सफिशिएंट है। P के राइट में पूछा था, R के राइट में नहीं पूछा। क्वेश्चन पूछे P के राइट में कौन है, तो इसने बोला फर्स्ट स्टेटमेंट में R इज थर्ड फ्रॉम Q और P जो इसके सेकंड में, तो P के राइट में कौन आ गया, Q, तो यानी कि फर्स्ट से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब सेकंड का अलग से सॉल्व करके देख लेते हैं। सेकंड बोल रहा है Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, Q जो है T के लेफ्ट में बैठा है जस्ट। Who इज सेकंड टू द राइट ऑफ P,
कौन टी जो है वो सेकंड है पी के राइट में, तो फिर से कौन आ गया, क्यू जो है पी के बाजू में बैठा, मतलब ये भी सही है। अकेली स्टेटमेंट 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, अकेली स्टेटमेंट 2 से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इधर 1 और 2 जो है सफिशिएंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सेकंड से भी सॉल्व हो रहा है, और इस केस में आंसर भी सेम आ रहा है कि क्यू बाजू पे बैठा है, पर सॉल्व हो रहा है दोनों से, यानी कि हमारा स्टेटमेंट इधर 1 भी सही है, इधर 2 भी हमारा सही है। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया अच्छे से कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, राइट। चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट ऑफ मंथ वाज अंजलि बॉर्न इन February 2004। कौन से डेट को जो है अंजलि 2004 फरवरी में पैदा हुए, कौन सी डेट को, ये हमें ये बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखूं कि फर्स्ट स्टेटमेंट है अंजलि वाज बॉर्न ऑन एन इवन डेट ऑफ द मंथ, तो क्या हम डेट निकाल सकते हैं, क्योंकि इवन डेट्स तो बहुत सारी हैं, राइट। सेकंड है अंजलि's बर्थ डेट वाज अ प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, इवन प्राइम नंबर होता है 2। तो अगर हम सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारी डेट आ जाती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। और अगर हम सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, राइट, ये सब आ गए। तो हम लोग एक डेट फिक्स नहीं कर सकते। जब हम दोनों स्टेटमेंट एक साथ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इवन प्राइम नंबर, और इवन प्राइम नंबर फिक्स होता है हमारा 2 होता है इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो यानी कि उसकी बर्थ डेट क्या हो जाएगी, 2 फरवरी हो जाएगी, यानी कि बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट, बोथ इज रिक्वायर्ड, बोथ आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ई, दोनों हमारे रिक्वायरमेंट है। आगे देखिए, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, ठीक है, जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें एक्स वाई से कैसे रिलेटेड है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वाई सेज, वाई बोल रहा है आई हैव ओनली 1 ब्रदर, ठीक है, वाई के सिर्फ एक ब्रदर है, कोई ब्रदर है वो एक ब्रदर है, ठीक है। एक्स सेज आई हैव ओनली 1 सिस्टर, और एक्स बोल रहा है कि मेरे सिर्फ एक सिस्टर है, ठीक है, और कोई नहीं है। तो ये सिस्टर हो गई, ये ब्रदर हो गया। हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके सिर्फ एक ब्रदर है, इसके सिर्फ एक सिस्टर है, ये दोनों भाई बहन हुए। तो दोनों अगर हम यूज करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स और वाई क्या है, आपस में रिलेटेड कैसे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर से रिलेटेड है। पर उसके लिए हमें दोनों स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। पर यहाँ पे एक केस और है, ठीक है, वो ये है आई हैव ओनली 1 ब्रदर, ऐसे भी तो ये दोनों भाई बहन हो गए, ठीक है। कौन सा भाई है कौन सा बहन है ये हमें अभी पता नहीं है। ये इस केस से हम ये बोल सकते हैं, ये जो मैंने बनाया इस केस से हम बोल सकते हैं कि x जो है भाई है, y जो है बहन है। पर मैं अगर एक और केस बनाऊं, y बोल रहा है आई हैव 1 ब्रदर, मेरे एक भाई है, ठीक है, और मैंने ले लिया p, ठीक है, p उसका भाई है। x बोल रहा है आई हैव 1 सिस्टर, x के जो है एक सिस्टर है, हमने मान लिया। तो फॉर एग्जाम्पल ये इनकी सिस्टर हो गई, ठीक है, x की सिस्टर हो गई, y का एक भाई हो गया। और मान लो ये भी लड़की ही है ना, x भी तो लड़की हो सकती है। तो x बोल रही है 1 ब्रदर जो कि p है, और y बोल रहा है कि आई हैव 1 ब्रदर जो कि p है, x बोल रहा है आई हैव 1 सिस्टर जो कि y है। तो इस केस के अंदर हम x और y का रिलेशन निकाल सकते हैं, सिस्टर सिस्टर आ रहा है। इस केस के अंदर क्या आ रहा है, ब्रदर सिस्टर आ रहा है। अपने ऐसा केस भी बना सकते, मतलब इसका ये प्लस भी हो सकता है, हमें इससे क्या लेना देना, ये प्लस भी तो हो सकता है कि y के एक भाई है जो कि ये है, और x के एक सिस्टर है जो कि y है, तो ये भाई भी हो सकता है। तो फिर हम डिटरमिन नहीं कर पा रहे ना x का जेंडर क्या है। इस केस में माइनस होगा तो भी चलेगा और प्लस होगा तो भी, मतलब फीमेल मेल दोनों तो भी चलेगा, तो भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू कहलाएंगी। यानी कि ये है कि हमारा 1 और 2 यूज करके सब जो है आंसर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। पर बहुत सारे केस बन रहे हैं, ऐसा एक केस भी बन रहा है जिससे हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों सफिशिएंट नहीं है। एक्स का जेंडर बताने के लिए, एक्स ही पूछा था, तो एक्स का जेंडर बताने के लिए दोनों सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ इज एफ रिलेटेड टू पी, ये अगेन जो रिलेशन है इसके अंदर देखिए कि एफ जो है पी से कैसे रिलेटेड है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है।
So how is F related to P? First है P has two sisters M and N. P के दो सिस्टर्स है M और N, तो ये हमने भाई बंधु बना दिए, राइट. F's mother is sister of M's father. M के जो फादर है, ठीक है, F's मदर, कोई ये फादर हमने ले लिया FA, ठीक है. F's मदर, F की एक मदर है, F की जो मदर है वो सिस्टर है M के फादर की, ठीक है, तो ये बुआ लगी, है ना. तो पूछ रहे F रिलेटेड टू P क्या है. P के फादर कौन है FA, उनकी बहन कौन है M, और उनका बच्चा कौन है F. तो P और F आपस में क्या हुए, कजन हुए, राइट, बुआ का बेटा, राइट, मामा का बेटा, लाइक दिस. तो ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन हुए. तो ये बोल रहा है F रिलेटेड टू. F कैसे रिलेटेड है, तो F's मदर इज, तो ये F और P में जो रिलेशन है कजन का आ गया है. तो मतलब क्या हम अकेली फर्स्ट स्टेटमेंट से बता सकते हैं कि P के टू सिस्टर्स है, क्या उससे हम ये बता सकते हैं कि F का रिलेशन क्या होगा, नहीं, ठीक है. दूसरी स्टेटमेंट भी हमें चाहिए. तो बोथ आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, दोनों रिक्वायर्ड है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. और रिलेशन क्या आ रहा है, F इज P's कजन. F क्या है, P का कजन है. नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड दो स्टेटमेंट्स है. फिर से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है B इज द ब्रदर ऑफ A. B जो है, B इज द ब्रदर ऑफ A, ठीक है. हाउ इज A रिलेटेड टू B. तो A क्या है, ब्रदर है कि सिस्टर है. B तो ब्रदर है A का, तो A या तो सिस्टर होगी या ब्रदर होगी. चेक करते हैं. A इज द सिस्टर ऑफ C. अगर ऐसे भी लिखा हुआ है कि A C की सिस्टर है, तो क्या हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चल गया कि ये लड़की है, राइट. क्या हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चल गया A C की सिस्टर है, तो A फीमेल है, तो मतलब B क्वेश्चन में दिया हुआ है B इज ब्रदर ऑफ A, तो A सिस्टर हुई B की B. तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा रिलेशन आ रहा है A और B का, ठीक है. नेक्स्ट है E इज हस्बैंड ऑफ A. अगर आप ऐसे भी बोल रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट की E जो है हस्बैंड है A का, तब भी पता चल गया कि ये वाइफ है, फीमेल है. तो मतलब दोनों स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है, दोनों अलग अलग अगर आप अकेले भी यूज करेंगे, अकेले फर्स्ट पार्ट यूज कर रहे हैं, तब भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो आपका A है वो फीमेल है. अगर आप सेकंड जो है अकेले यूज कर रहे हैं, तब भी आपको पता चल रहा है कि वो फीमेल है, राइट. तो हमें दोनों जो है सफिशिएंट है, पर अकेले अकेले इंडिविजुअली ये सफिशिएंट है. तो इधर 1 और 2 इज सफिशिएंट. दोनों की एक साथ जरूरत नहीं है, हम एक एक स्टेटमेंट लेके भी रिलेशन निकाल सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है. और रिलेशन क्या है, A इज B's सिस्टर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ. ठीक है, बहुत सारे चिल्ड्रन है वो नॉर्थ की साइड फेस किए हुए हैं, ठीक है. विशाखा फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट. तो हम लोग पहले फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे. फर्स्ट स्टेटमेंट है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो फेसिंग नॉर्थ. नॉर्थ साइड में कितने लोग फेस किए हुए हैं. तो पहला है विशाखा हु इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ आशीष हु इज 12th फ्रॉम द राइट एंड. तो हम लोग सिर्फ पहले फर्स्ट स्टेटमेंट वो करते हैं, ठीक है. ये हमने लेफ्ट ले लिया, ये राइट ले लिया, नॉर्थ की साइड फेस किए हुए हैं, ठीक है. तो विशाखा हु इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है. विशाखा 5th है, विशाखा इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, राइट. इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आशीष. Vishakha who is 5th from the left hand is 8th to the left of आशीष. आशीष के 8th, आशीष कहीं यहाँ है, आशीष के लेफ्ट है और 8th पोजीशन पे है, ठीक है. आशीष who is, आशीष कौन है, who is 12th from the right hand. आशीष राइट हैंड से 12th पोजीशन पे है, ये हमारा आया. तो हम ये पूछे हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है. कितने टोटल चिल्ड्रन है, तो हम लोग चिल्ड्रन निकाल सकते हैं. देखो इस स्टेटमेंट से कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं है. आपको ये फील भी आ गया मैं निकाल सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो आपको पता है कि ये 5 है, यहाँ से लेकर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये 8 है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक 7 स्टूडेंट हो गए इंक्लूडिंग आशीष.
और यहाँ से लेके आशीष तक 12 है, तो आशीष के आगे 11 है। तो टोटल क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक विशाखा काउंट कर लिया, यहाँ विशाखा के नेक्स्ट से लेके आशीष तक 7 काउंट कर लिया, और आशीष के आगे 11 है। तो टोटल हमारे स्टूडेंट्स कितने हो गए, 7 and 5 12, 12 and 11 आपका आ गया 23। टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने आ गए, 23। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सेकंड देखो, सेकंड है रोहित इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ निशा। निशा है और यहाँ पे रोहित है, और फिफ्थ पोजीशन पे है रोहित निशा के, ठीक है। हु इज सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड, और निशा क्या है, सेवेंथ है राइट एंड से, ठीक है। एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, और लेफ्ट एंड से ये क्या है, 18th है। तो हमें आ जाएगा ना भाई, निशा का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ही पता है, रोहित का चाहिए ही नहीं। तो 18 ही हो गए, और यहाँ पे 6 और हो गए, तो 18 और 6 आपके कितने आ गए, 24 आ गए। तो जो भी आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या आ रहा है, ठीक है, आंसर क्या आ रहा है, पर इंडिविजुअली स्टेटमेंट 1 का यूज करके टोटल स्टूडेंट्स निकाले जा सकते हैं, इंडिविजुअली स्टेटमेंट 2 का यूज करके हम लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो इससे हमें क्लियरली पता चल गया कि 1 और 2 जो है हमारे लिए सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 आ रहा है, और फर्स्ट पार्ट के अंदर भी इसका 24 ही आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लो, फिर यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया होगा, मेरा तो 23 आ रहा था। तो यहाँ पे है विशाखा हु इज फिफ्थ, क्योंकि ये डायरेक्शन में आ जाएगा तो इसलिए क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लो। वैसे सफिशिएंसी तो ये क्वेश्चन तो हो ही गया, चाहे आपका आंसर कुछ भी है, हमें आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती, पर हमें सॉल्व भी करना आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, राइट। तो विशाखा हु इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज 8th फ्रॉम टू द लेफ्ट ऑफ आशीष हु इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो 12 ये हो गए, फिर 1 2 8 है ये। तो यहां तक हम लोग गिन लेते हैं, आशीष को इधर से गिन लेते हैं हम लोग, राइट। चलिए ये हो गए हमारे 12, यहां तक 12 हो गए। अब 8th विशाखा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये 8th पोजीशन पे विशाखा है, तो यहाँ तक विशाखा तक 8 और हो गए। अब ये विशाखा तो काउंट कर ली हमने, 8 काउंट किया, तो ये 5th इधर से थी, तो 4 लोग इधर आएंगे, तो टोटल कितना हुआ, 8 और 4 12 12 और 12 24 ही आ रहा है, सही है। और इसमें भी क्या आ रहा है, ये 18 है, यहाँ तक हमने काउंट कर लिया 18 है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि उस एंड से 6th है ये वाला, ये 18th है, और इस वाले एंड से निशा हुई 7th फ्रॉम द राइट एंड। तो यहाँ पे कितने लोग हुए, 6 लोग हुए, 3 3 6, ये 7th है, तो 6 लोग इधर, 8 इधर, तो इधर भी कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट, पर अकेली सफिशिएंट है। आप एक एक स्टेटमेंट का यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन। इस टाउन में कितने डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर इज 1 डॉक्टर पर 700 रेजिडेंट्स, ठीक है। 700 रेजिडेंट्स के आगे एक डॉक्टर है। क्या इससे आप टोटल टाउन की पॉपुलेशन पता है, नहीं पता, तो टोटल डॉक्टर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। सेकंड है देयर आर 16 वार्ड्स विद ईच वार्ड हैविंग एज मेनी डॉक्टर्स एज द नंबर ऑफ वार्ड्स। तो एक 16 वार्ड्स है और हर वार्ड में 16 डॉक्टर है, यही हुए, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना आया, 256 डॉक्टर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन। तो हम सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोग डॉक्टर प्रैक्टिसिंग नहीं निकाल सकते। सेकंड स्टेटमेंट से 16 वार्ड्स है, और हर वार्ड में जितने वार्ड्स है उतने डॉक्टर है, तो 16, तो टोटल डॉक्टर आ गए हमारे पास 256। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में, ये सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में जो है कंप्लीट है, जिससे हम टोटल डॉक्टर्स निकाल पा रहे हैं, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। तो आप बोल सकते हैं बी इज करेक्ट आंसर, कि अकेला जो बी है वो अकेला जो सेकंड है वो सफिशिएंट है, और 1 नॉट सफिशिएंट है, 1 की हमें जरूरत ही नहीं है। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, और टोटल डॉक्टर हमारे कितने आए हैं, 256। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच डे ऑफ द वीक वाज बर्थडे ऑफ साहिल, ठीक है। कौन से डे पे साहिल का बर्थडे है ये पूछ रहा है।
तो हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट इंडिविजुअली चेक करेंगे। साहिल सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे द वेरी नेक्स्ट डे ऑन विच अरुण सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। तो क्या इससे हम लोग डे निकाल सकते हैं कि जिस दिन अरुण ने सेलिब्रेट किया उससे जस्ट नेक्स्ट डे साहिल ने किया? तो वो तो हम नहीं निकाल सकते, उससे डे नहीं निकाल सकते, तो सिर्फ 1 तो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, अब ये इधर 1 और इधर 2 का ऑप्शन भी कट जाएगा कि या तो 1 या इंडिविजुअली सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम 2 का चेक करेंगे। ठीक है, तो ये बोथ वाला केस भी, बोथ में मतलब दोनों एक साथ यूज होना है ना। सेकंड देखिए, द सिस्टर ऑफ साहिल वाज बोर्न ऑन द 3rd डे ऑफ द वीक एंड 2 days आफ्टर साहिल वाज बोर्न। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सिस्टर जो है साहिल की वो 3rd डे, वीक के 3rd डे पे बॉर्न हुई है। द सिस्टर ऑफ द साहिल वाज बोर्न ऑन द 3rd डे ऑफ द वीक, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये वेडनेसडे को बॉर्न हुई है सिस्टर ऑफ साहिल। एंड 2 days आफ्टर साहिल वाज बोर्न, और 2 दिन बाद, जब साहिल बॉर्न हुआ है उसके 2 दिन बाद हुई है। तो साहिल कब हुई है, साहिल कब हुआ है, तो 2 दिन के बाद। एंड 2 days आफ्टर साहिल वाज बोर्न, तो साहिल कब बॉर्न हुआ होगा, संडे को। तो इससे हमें पता चल रहा है साहिल कब बॉर्न हुआ है। तो मतलब अकेली स्टेटमेंट 2 से हम बता सकते हैं कि साहिल कब बॉर्न हुआ है ना। चाहे कभी भी बॉर्न हुआ हो, हम निकाल सकते हैं ना कि सिस्टर 3rd डे हमें पता होता है क्या है वेडनेसडे, और 2 days बाद बॉर्न हुआ है, तो मतलब इससे हम निकाल सकते हैं सिर्फ सेकंड से। फर्स्ट की हमें जरूरत नहीं है ना, हम फर्स्ट से कुछ निकाल सकते हैं, और सेकंड स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए भी फर्स्ट की जरूरत नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी। इसमें हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है उससे हम लोग निकाल सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट से कि वो कब पैदा हुआ है। तो आई डज नॉट मेंशन द डे ऑफ द वीक ऑन द बर्थडे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर तो हम सफिशिएंट नहीं है। साहिल सिस्टर वाज बोर्न ऑन वेडनेसडे एंड साहिल वाज बोर्न 2 days बिफोर वेडनेसडे विच इज मंडे। तो अभी 2 days बिफोर क्या होता है, जैसे मैंने अभी काउंट किया था, संडे किया था, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे अपने ऐसे कर लेते हैं 1, 2 और 3 काउंट हो गया है, तो ये 1, 2 ऐसे काउंट करता है, एक दिन पहले 2 दिन, एक दिन पहले ट्यूसडे, 2 दिन पहले मंडे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे साहिल का क्या हो गया, साहिल का हो गया मंडे। और हमेशा वीक की जब काउंटिंग स्टार्ट करोगे मंडे से करोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे 3rd डे माना जाएगा, फर्स्ट डे हमारा क्या बना, -2। तो आप ऐसे कर लिया करो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये पोजिशनिंग हो गई। आपका 3rd डे मतलब वेडनेसडे, 2 दिन पहले मतलब 3 - 2 यानी कि 1 का मतलब क्या है, मंडे। ऐसे कर लिया करो। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी पेजेस ऑफ बुक एक्स डिड रोबोट रेड ऑन संडे। पूछ रहा है कि संडे वाले दिन रोबोट ने कितनी पेजेस बुक के पढ़े। ठीक है, द बुक हैज 300 पेजेस आउट ऑफ विच 2/3 वर रेड बाय हिम बिफोर संडे। रेड ऑन संडे उसने पूछा था। ठीक है, तो संडे वाले दिन उसने कितने पढ़े, तो इसने तो पहले का बता दिया, 300 पेजेस हैं और इसने 2/3 जो है पहले पढ़ ली है। तो यहाँ पे कितना है आपका 200, पर यह है कि 200 पेजेस वो संडे से पहले पढ़ चुका है। सेकेंड है, रोबोट रेड द लास्ट 40 पेजेस ऑफ द बुक ऑन द मॉर्निंग ऑफ मंडे। ठीक है, और मंडे वाले दिन उसने 40 पेजेस पढ़े हैं। ठीक है, रेड द लास्ट 40 पेजेस मतलब बुक खत्म हो गई है। तो 240 इसने संडे से पहले 200 पढ़े और मंडे वाले दिन इसने 40 पेज पढ़े। तो संडे को कितने पढ़े होंगे, टोटल तो 300 है ना, तो संडे को कितने पेजेस पढ़े होंगे, 60, राइट। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट एक साथ यूज करते हैं तब हमें पता चल रहा है कि संडे को 60 पढ़े। सिर्फ ये 40 पेजेस मंडे को पढ़े, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ संडे से पहले 200 पेजेस पढ़े, इससे नहीं कर सकते। ये दोनों हमें एक साथ दिए जाए तो हम बता सकते हैं कि संडे को जो है उससे 60 पेजेस पढ़े हैं। यानी कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। हमें दोनों की यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ई इज द करेक्ट आंसर। और हमने पेजेस कितने पढ़े हैं, 60 पेजेस पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज तान्या रिलेटेड टू मेन इन द फोटोग्राफ। फिर से रिलेशन है, फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड, मैन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ तान्याज ग्रैंडफादर। तान्या के ग्रैंडफादर ले लो, तान्या के फादर, तान्या के ग्रैंडफादर। तान्या के ग्रैंडफादर जो है, ठीक है, जो मैन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ, इनका ओनली सन है, एक ही सन है ग्रैंडफादर के। तो तान्या के वो क्या हुए, मैन फादर हुए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है
कि तान्या और मैन का रिलेशन क्या है। दूसरा देखिए, द मैन इन द फोटोग्राफ हैज नो ब्रदर्स और सिस्टर, जो मैन है उनके कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं एंड हिज फादर इज तान्यास, और इनके जो फादर है वो तान्या के ग्रैंडफादर है। तब भी हमें पता चल रहा है कि ये मैन क्या है, फादर है, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है उससे हमें रिलेशन पता चल रहा है, राइट। किसका? तान्या का और मैन का। पर यहाँ पे देखो ये जो स्पेसिफाई किया हुआ है दोनों लगभग सेम ही तो थे। इस पे भी ये बोला हुआ है कि ग्रैंडफादर है, इसमें भी बोला हुआ है ग्रैंडफादर है। यहाँ पे बोला हुआ है ओनली सन है, मैन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ तान्याज ग्रैंडफादर। तान्या के ग्रैंडफादर के एक ही सन है, ठीक है। और उनका अब ग्रैंडफादर जो होते हैं हमारे, हम लोग जो नाना जी को भी हम ग्रैंडफादर बोलते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे मदर भी होती कोई, मान लो, राइट, मदर के फादर को भी हम ग्रैंडफादर ही बोलेंगे, है ना। तो हमें ये स्पेसिफाई नहीं होता ये फादर है क्या, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि डॉटर भी हो इनके। ओनली सन इसने बोला है, ओनली सन बोला है, तो यहाँ पे हो सकती है कोई डॉटर हो और तान्या इनकी बेटी हो, तब भी तो वो ग्रैंडफादर ही कहलाएंगे। कि जो तान्या है, मैन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ, ये जो मैन है इज द ओनली सन ऑफ तान्याज ग्रैंडफादर, तान्या के ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं। तो ये मामा जी भी हो सकते हैं, राइट। तो ये इतना ज्यादा अच्छे से स्पेसिफाइड नहीं है, हालांकि ज्यादा चांसेस ग्रैंडफादर जो हमारे फादर की साइड के होते हैं उन्हीं के लिए हम यूज करते हैं, बट स्टिल इसमें स्पेसिफाई करना चाहिए। और स्पेसिफाई करने के लिए क्या यूज करना चाहिए, जो सेकंड स्टेटमेंट में यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इज द ओनली सन, यहाँ पे लिखा है नो ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, एंड हिज फादर तान्याज ग्रैंडफादर, राइट। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि उसी मैन की बात कर रहे हैं और उसके कोई भाई बहन है नहीं। तो ये जो रिलेशन हम सोच रहे हैं यहाँ पे हो सकता है किसी का, या दो भाई हो सकते, पर ओनली सन लिखा है तो कोई दो बहनें हो सकती हैं, वो यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो सेकंड है वो ज्यादा सफिशिएंट है, 1 हमारी सफिशिएंट नहीं है। देख लीजिए, फ्रॉम 1 वी कंक्लूड दैट द मैन इज द ओनली सन ऑफ तान्याज ग्रैंडफादर, दैट इज तान्याज फादर, और तान्या इज द मेन्स डॉटर। Second, we conclude that the man's father is Tanya's grandfather since the man has no brother and sister, so Tanya's father। तो दोनों के अंदर हमारा क्या है, रिलेशन आ रहा है। But in this question, in this part, ठीक है, it can be daughter also, ठीक है, there can be daughter also, और नाना जी के लिए भी ग्रैंडफादर लिख सकते हैं। इसलिए हमने बी किया है कि सेकंड ज्यादा सफिशिएंट है फर्स्ट से, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे देखो इसके अंदर दोनों भी आप कर सकते हो, इतना ज्यादा भी वो अनक्लियर नहीं है, कर सकते हो। वी कंक्लूड दैट द मैन इज द ओनली सन ऑफ तान्याज ग्रैंडफादर, दैट इज ही इज तान्याज फादर ओनली, और तान्या इज द मेन्स डॉटर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। पर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि देयर मस्ट बी डॉटर्स एंड ग्रैंडफादर, नाना जी के लिए भी हम वैसे मैटरनल ग्रैंडफादर लिखते हैं स्पेशली नाना जी के लिए, बट स्टिल अभी हम दोनों लेके चल सकते हैं, इतना सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, among TV BEC who is third from the top when arranged in the descending order of their weight, ठीक है। तो आपको ये 5 लोग दिए हैं और बोला है कि वेट के अंदर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। फ्रॉम द टॉप व्हेन अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, B इज हैवियर देन T, B जो है हैवियर है T एंड C से, ठीक है, एंड इज लेस हैवियर देन V, और V से कम है। Who is not the heaviest, और ये सबसे हैवीएस्ट नहीं है, V जो है सबसे हैवीएस्ट नहीं, मतलब V से ऊपर भी कोई है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे कौन आएगा, B थर्ड नंबर का पूछा है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है C is heavier than only T, C जो है सिर्फ, ये बोल रहे हैं C जो है सिर्फ T से हैवियर है, C जो है C is heavier than only T, T से हैवियर है और किसी से हैवियर नहीं है। क्या इससे हम जज कर सकते हैं कि हमारे थर्ड नंबर पे कौन है, नहीं, इससे हम जज नहीं, मतलब ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है अपने आप में सफिशिएंट है, जिससे हम ये बता सकते हैं कि टॉप से जो है कौन थर्ड नंबर पे है। तो हमने यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये जो हमने बनाया था इसी से पता चल रहा है। तो फर्स्ट से, इससे हमें पता नहीं चल रहा सेकंड से, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज अलोन इज सफिशिएंट, फर्स्ट स्टेटमेंट अकेली ही सफिशिएंट है, राइट।
अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कोडिंग डिकोडिंग में किए भी थे। विच वर्ड इज कोड लैंग्वेज मीन्स फ्लावर, इसने पूछा है कि इनमें से बताओ फ्लावर कौन सा है। तो इसमें बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट में डी फूल अ पेन मीन्स रोज फ्लावर इज ब्यूटीफुल एंड लाकविज मीन्स ब्यूटीफुल ट्री। तो अगर मैं बात करूं इसमें और इसमें ब्यूटीफुल ही कॉमन है, और इसमें लाकविज और लाकविज में ला भी कॉमन है। तो अगर ब्यूटीफुल वर्ड पूछा होता तो हम निकाल देते फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट है, पर अभी सफिशिएंट नहीं है। तो ये तो हो गया आपका ब्यूटीफुल, ये हमें पता चला, और ये हो गया आपका ट्री, ठीक है, ये आपका आ गया ब्यूटीफुल। बस हमें अभी इतना पता चला है, रोज अभी फ्लावर के बारे में पता नहीं है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। डी लाचिन मीन्स रेड रोज फ्लावर, पाचिन मीन्स रेड टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इन दोनों में रेड कॉमन है। क्या कॉमन है? रेड कॉमन है। तो रेड कॉमन है तो यानी कि और इन दोनों में चिन कॉमन है, तो चिन का मतलब क्या हुआ? रेड। तो टी का मतलब क्या हुआ? यहां से पा, टी का मतलब आ गया आपका पा, राइट। और यहाँ पे रेड रोज फ्लावर, तो रोज फ्लावर डी ला के लिए यूज हुआ है, राइट। पर ला का मतलब यहाँ पे ब्यूटीफुल है, तो डी का मतलब यहाँ पे ब्यूटीफुल होना चाहिए था, ब्यूटीफुल रोज फ्लावर, रेड की जगह, ठीक है। तो डी ला का मतलब हमें पहले से पता है क्या है? ब्यूटीफुल है। और रेड क्या है आपका? ब्यूटीफुल रेड फ्लावर, रोज नहीं आएगा, सॉरी, रेड आएगा, क्योंकि चिन का मतलब क्या आ रहा है? रेड। चिन दोनों में कॉमन है। और ला का मीनिंग क्या है हमारा? ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ला यहाँ पे ब्यूटीफुल है, ये रेड है, तो रेड ब्यूटीफुल, ये क्या होना चाहिए हमारा? फ्लावर। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी हमारा क्या हो जाएगा? फ्लावर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों का यूज करूं, हमें एग्जैक्ट कोड निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वैसे हमने निकाल लिया है। पर क्या ये दोनों अकेले सफिशिएंट है? क्या इससे हमारा फ्लावर का कोड आया? नहीं आया, ठीक है। इससे हमारा फ्लावर का कोड आया, सिर्फ अकेले इसका यूज करके नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज करना पड़ा कि इस क्वेश्चन से ला का मतलब ब्यूटीफुल है और इन दोनों से चिन का मतलब रेड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो फ्लावर है उसका डी कोड होना चाहिए, यानी कि हमें दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो मिलनी चाहिए, दोनों स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल सकते हैं। पर एक बात बताओ, आई थिंक यहाँ पे रेड, अगर यहाँ पे रेड ब्यूटीफुल फ्लावर दिया होता तो हम यहाँ पे डी का बोल सकते थे कि ये क्या आएगा? फ्लावर आएगा। पर यहाँ पे रेड रोज दिया हुआ है, ठीक है। अगर रेड रोज दिया हुआ है तो रेड का मतलब तो चिन्ह है, और रोज फ्लावर के लिए डी ला यूज हुआ है, डी ला रोज फ्लावर के लिए यूज हुआ है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में डी, ऊपर वाले क्वेश्चन में ला का मतलब आ रहा है ब्यूटीफुल, तो यानी कि तो मैच ही नहीं कर रहे, राइट। या तो यहाँ पे हमको ब्यूटीफुल कर देना चाहिए, रेड ब्यूटीफुल फ्लावर होता तो हमारे बोथ 1 और 2 सफिशिएंट हो जाते, तो हमें पता चल जाता फ्लावर का कोड क्या है? डी। पर यहाँ पे ला का मतलब आ रहा है ब्यूटीफुल, यहाँ पे ला का मतलब कुछ और ही आ रहा है, रोज भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है। तो ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन में नीदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट। पर आप इसमें एक पार्ट और बना लीजिएगा, इसका बी पार्ट। अगर डी लाचिन रेड ब्यूटीफुल फ्लावर होता तो यहां से फ्लावर का कोड फिर हमारा आ जाता डी, और हमारा ई ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता, तो हमारा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाता। फिर हम दोनों स्टेटमेंट का यूज करके फ्लावर का कोड डी निकाल सकते थे, तो फिर बोथ 1 और 2 सफिशिएंट हो जाता अगर ये रेड ब्यूटीफुल फ्लावर होता। पर ये रेड रोज फ्लावर है, तो यहाँ से ला का जो है अलग अलग मीनिंग आ रहा है, तो हम लोग नहीं निकाल सकते, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देख लीजिएगा। द कोड फॉर द ओनली कॉमन वर्ड ब्यूटीफुल कैन बी डिटरमिन, यहाँ पे तो सिर्फ ब्यूटीफुल निकल सकता है। इन द सेकेंड स्टेटमेंट द कोड फॉर द ओनली वर्ड रेड, हमें पता चला है कि क्या होता है? चिन्ह होता है। दोनों को यूज करेंगे, कॉमन वर्ड्स आर रोज एंड फ्लावर एंड द कॉमन कोड वर्ड्स डी एंड ला, सो द कोड फॉर द फ्लावर इज ईदर डी या ला, कुछ भी हो सकता है, हम बोल नहीं सकते, राइट, दोनों का यूज करके भी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं? फर्स्ट है ओनली बॉयज प्ले फुटबॉल, कि बॉयज फुटबॉल खेलते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं है बॉयज कितने हैं, तो फिर कैसे निकाल सकते हैं?
तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से तो नहीं आएगा। ओनली बॉयज प्ले फुटबॉल, तो कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं हम नहीं निकाल सकते। देयर आर 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स इन द क्लास, तो अब पता चल गया कितने बॉयज, सारे बॉयज, ओनली बॉयज, सिर्फ बॉयज फुटबॉल खेलते हैं और बॉयज कितने हैं 40, तो टोटल स्टूडेंट्स फुटबॉल कितने खेलते हैं 40। तो दोनों स्टेटमेंट जब एक साथ दी जाएंगी तब हम बोल सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने फुटबॉल खेलते हैं 40। दोनों स्टेटमेंट्स का एक साथ यूज करके हम कर सकते हैं। रुकिए, देयर आर 40 बॉयज एंड 30 गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है, एंड ओनली बॉयज प्ले फुटबॉल। हाँ, तो दोनों का यूज करके हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास प्ले फुटबॉल, सही है, 40 इज करेक्ट आंसर। वाई डी इज गिवन हियर, इट इज नॉट मेंशन वेदर ऑल द बॉयज और अ पोर्शन ऑफ देम प्ले फुटबॉल। ये बोल रहे हैं यहाँ पे डी इसलिए किया क्योंकि पता नहीं है कि सारे खेलते हैं कि कुछ पोर्शन ऑफ खेलते हैं या ओनली, हाँ सही बात है। देखो सॉरी, ये अब मैंने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि ओनली बॉयज प्ले द फुटबॉल, पर ये नहीं लिखा कि सारे बॉयज खेलते हैं, नहीं लिखा हुआ होना चाहिए था। 40 बॉयज है, हो सकता है 10 ही खेलते हो, ठीक है, तो गर्ल्स तो फिर भी नहीं खेल रही, अगर 10 भी खेलते होंगे तब भी तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओनली बॉयज प्ले फुटबॉल, राइट। तो यहाँ पे अगर ऐसा लिखा था ओनली ऑल बॉयज प्ले फुटबॉल, तो फिर हमारा सही हो जाता, 40 हम दोनों ई कर देते, पर यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कितने बॉयज खेलते हैं, इसलिए हम डी टिक करेंगे कि ना तो 1 ना 2 सफिशिएंट है, राइट। कि ठीक है, समझ में आ गया बॉयज खेलते हैं, पर सारे बॉयज खेलते हैं या आधे खेलते हैं या 1/3 खेलते हैं, मेंशन्ड नहीं है। नेक्स्ट में बोला कि 40 टोटल बॉयज है, तो अगर लिखा होता कि सारे बॉयज जितने भी है वो फुटबॉल खेलते हैं तो हमारा आंसर आ जाता बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। पर यहाँ पे सारे खेल रहे हैं कि कुछ पोर्शन खेल रहे हैं वो पता नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, नीदर 1 नीदर 2 हमें पता, हम अभी भी नहीं फाइंड आउट कर सकते कि कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं, करेक्ट है। Who is his partner in तो देखो ऐसी छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है, जैसे मुझसे भी मिस हो गया, तो ये डेटा इनसफिशिएंसी के अंदर हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि एग्जैक्टली लैंग्वेज पे बहुत गौर करना पड़ता है। जैसे उस ला वाले के अंदर हम लोग जैसे ऐसे भी मान सकते थे कि टाइपिंग एरर है या कुछ एरर किया हुआ है, तो जरूरी नहीं आंसर आए, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा और टाइपिंग एरर नहीं माननी है हमको लिख ही देना है कि नहीं, फिर हम नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों में अलग अलग कोड्स आ रहे हैं। Who is C's partner in a game of cards involving 4 player ABCD, ठीक है, 4 लोग हैं और आपसे पूछे कि C का पार्टनर कौन है, तो ज्यादातर ये माना जाता है कि जब कार्ड्स खेलते हैं तो ऑपोजिट जो बैठे होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कौन किसके ऑपोजिट है, तो यहाँ पे पता चल गया कि D इज सिटिंग ऑपोजिट टू A, तो ऑब्वियसली 4 ही लोग हैं तो B के ऑपोजिट C होगा, तो पता चल गया कि C का पार्टनर कौन है, B, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, B इज सिटिंग राइट ऑफ A, तो B इज सिटिंग राइट ऑफ A, ठीक है, एंड लेफ्ट ऑफ D, और D के लेफ्ट में बैठा है, तो इसका मतलब A और D आमने सामने बैठे हैं, तो आप यूं बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए, अकेले अकेले भी सफिशिएंट है, राइट। तो हम करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, सी, कि फर्स्ट स्टेटमेंट से भी हम बता सकते हैं कि सी का पार्टनर बी है, सेकेंड स्टेटमेंट से भी बता सकते हैं कि सी का पार्टनर बी है, और दोनों इंडिविजुअली हम बता सकते हैं, हमें दोनों की अलग अलग हम लोग बता सकते हैं, दोनों की एक साथ रिक्वायरमेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ईदर 1 और 2 इज सफिशिएंट, या तो 1 या 2 दोनों अपने आप में सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन अ टीवी टेलीविजन, तो ऑन अ टीवी चैनल 4 सीरियल्स ABCD वर स्क्रीन्ड, 1 on each day on 4 consecutive days but not necessarily in that order. On which day was the serial screen? तो 4 दिन तक टीवी सीरियल के अंदर हम लोगों को 4 टीवी सीरियल ABCD स्क्रीन हुए, हर रोज एक हो रहा है, ठीक है, पर कौन से ऑर्डर में हो रहा है हमें पता नहीं है, तो अब ऑर्डर देखते हैं। द फर्स्ट सीरियल वॉज स्क्रीन ऑन 23rd ट्यूजडे एंड वॉज फॉलोड बाय डी, जो फर्स्ट है वो 23rd ट्यूजडे को हुआ, ठीक है, और 24th वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यही होगा फिर 25th एंड 26th, तो ये बोले 23rd को फर्स्ट हुआ एंड वाज फॉलोड बाय डी, और इसके बाद कौन सा सीरियल आया, डी। तो ये पूछा ऑन विच डे वाज द सीरियल सी स्क्रीन, सी कब स्क्रीन हुआ ये क्वेश्चन पूछा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें सी नहीं पता लग रहा। आगे देखते, सीरियल ए वाज नॉट स्क्रीन्ड ऑन 25th एंड 1 सीरियल वाज स्क्रीन बिटवीन ए एंड बी, जो ए है वो आपका 25th को नहीं हुआ, ठीक है, ए जो है यहाँ पे नहीं हुआ, 25th को नहीं हुआ, फाइन। और बोल रहा है कि ए और बी के बीच में एक होना चाहिए, तो ए यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, अगर ए यहाँ आएगा
तो बोल रहा है ए और बी के बीच में कुछ एक ही होना चाहिए, वन सीरियल वॉज स्क्रीन। तो अगर मैं यहाँ ए लिखूंगी तो मुझे यहाँ पे बी लिखूंगी तो बीच में एक नहीं आएगा, और यहाँ पे बी लिखूंगी तो दो आ जाएंगे। तो डेफिनेटली ए यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी नहीं आ सकता क्योंकि ए, तो बी को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ए और बी के बीच में एक स्क्रीन हो गया। तो हमें पता चल गया कि सी कब आएगा, C26 को लास्ट में स्क्रीन होगा। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी, इसकी भी इसकी भी, तब जाके हम सी का निकाल भी पाए। तो यानी कि बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट यहाँ पे। तो हमारा सी कब स्क्रीन होगा, 26 फ्राइडे, यानी कि लास्ट डे हमारा जो है सी स्क्रीन होगा यूजिंग दीज टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, कब स्क्रीन हो रहा है, 26 फ्राइडे को स्क्रीन हो रहा है सी यूजिंग टू स्टेटमेंट्स। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, हाउ इज सुलेखा रिलेटेड टू नंदनी, सुलेखा नंदनी से कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, सुलेखा's हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ नंदनीज मदर। फर्स्ट स्टेटमेंट से चेक करते हैं सुलेखा और नंदनी का रिलेशन। सुलेखा's हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ नंदनीज मदर, नंदनी के मदर है, ठीक है, उनका इकलौता बेटा है सुलेखा का हस्बैंड। तो नंदनी फीमेल हो गई, तो सुलेखा's हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ नंदनीज मदर, नंदनी के मदर के इकलौते बेटे हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए, इनकी मदर कॉमन हो गई। तो क्या हम बता सकते हैं कि हाउ सुलेखा इज रिलेटेड टू नंदनी, सुलेखा कैसे हुई, भाभी हो गई एक तरीके से, राइट, भाई की वाइफ। तो हम लोग इससे रिलेशन निकाल सकते हैं। सेकंड क्या है, सुलेखा's ब्रदर एंड नंदनीज हस्बैंड आर कजन। तो सुलेखा का भाई, इस क्या सेकंड स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं, सुलेखा का भाई, ठीक है, सुलेखा's ब्रदर एंड नंदनीज हस्बैंड, और नंदनी के हस्बैंड, ठीक है, कजन्स हैं। अगर ये रिलेशन हो तो ये हुआ कि सुलेखा का ब्रदर, ठीक है, और नंदनी का हस्बैंड दोनों आपस में भाई है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ये तो हस्बैंड वाइफ है नंदनी के हस्बैंड। और सुलेखा's ब्रदर एंड नंदनीज हस्बैंड और कजन, ये कजन्स हैं सारे के सारे। तो एन और सुलेखा का आपका अगेन फिर से क्या आ जाएगा, ये ननंद लग जाएगी यहाँ पे सुलेखा इस केस के अंदर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे, दोनों के अंदर डिफरेंट आपके क्या आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, पर दोनों से आंसर्स आ रहे हैं। इसमें भी फर्स्ट स्टेटमेंट में भी हमें सुलेखा और नंदनी के बीच में रिलेशन पता चल रहा है, भाभी ननंद का, और इसमें भी पता चल रहा है भाभी ननंद का, पर इसमें भाभी नंदनी है, उसमें भाभी सुलेखा है, राइट। तो यहाँ पे दोनों सफिशिएंट है, पर दोनों इंडिविजुअली सफिशिएंट है रिलेशन निकालने के लिए, दोनों एक साथ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि सुलेखा इज नंदनी सिस्टर इन लॉ, ठीक है, विच इम्प्लाइज सुलेखा इज नंदनी सिस्टर इन लॉ, भाभी को भी और ननंद को, दोनों को हम लोग यही बोलेंगे, राइट। तो सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, ईदर 1 और ईदर 2 इज सफिशिएंट, दोनों इंडिविजुअली अपनी अपनी जगह पे सफिशिएंट है। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर OR इन द कोड लैंग्वेज। अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो चलिए चेक करते हैं कि इंडिविजुअली हम कोड निकाल पाते हैं क्या, कि OR का कोड क्या है। यहाँ पे OR का पूछ रहा है, ठीक है, और का बेसिकली। तो यहाँ पे है निक साटी, राइट और रॉन्ग, और रो द निक मीन्स ही इज राइट। तो अगर मैं इसमें और इसमें कॉमन देखूं तो राइट वर्ड कॉमन है, और इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो हमारा निक वर्ड कॉमन है, राइट। तो निक वर्ड आ गया हमारा राइट के लिए, ठीक है। एंड फी टी रो मीन्स दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें साटी और इन दोनों में टी, तो रॉन्ग कॉमन है, और इन दोनों में टी कॉमन है। तो हमें पता चल गया ये किसके लिए आया है, रॉन्ग के लिए, ये किसके लिए आया है, राइट के लिए। तो और के लिए हमने क्या यूज किया, सा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, सिर्फ इकलौते फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें ये पता चल गया कि हमारा और का कोड कितना आया, और का कोड आया सा। ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से ही पता चल गया। अब हम सेकंड से और चेक कर लेते हैं। पानिक ला मीन्स राइट, दैट राइट मैन, एंड सानी पा मीन्स दिस और दैट। तो यहाँ पे दैट कॉमन है, यहाँ पे दैट कॉमन है, और इनमें पा निकला एंड सानी पा, तो पा कॉमन है यहाँ पे, राइट। तो यानी कि दैट के लिए क्या यूज हो रहा है, पा यूज हो रहा है। नी कारी मीन्स टेल दिस देयर, टेल दिस देयर आपसे पूछा है आपसे, तो यहाँ पे सानी
और इनमें नी, तो नी कॉमन है, इधर नी और नी कॉमन है, और इधर क्या कॉमन है, दिस एंड दिस कॉमन है। तो नी किसके लिए आ रहा है, दिस के लिए, नी दिस के लिए आ रहा है, दैट पा के लिए आ रहा है, तो और किसके लिए आ रहा है, सा के लिए। तो आप देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 से भी हम और का कोड निकाल सकते हैं, स्टेटमेंट 2 से भी हम कोड निकाल सकते हैं, दोनों की एक साथ रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडिविजुअली हमें जो है आंसर मिल रहा है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है या सेकंड स्टेटमेंट, दोनों में से कोई एक भी मिल जाएगी, हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो गया इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन इज एल्डर देन कमल एंड शरद इज यंगर देन अरविंद, हु अमंग देम इज द यंगेस्ट, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है मदन इज एल्डर देन कमल, मदन जो है बड़ा है कमल से, एंड शरद इज यंगर देन अरविंद, अरविंद से शरद छोटा है। हु अमंग देम इज द यंगेस्ट हमें बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ऐसे बोल दे शरद इज यंगर देन मदर, कि शरद मदन से यंगर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। ये सबसे यंग, अभी ये यंगेस्ट है, ये एल्डर है, ये एल्डर है, अब ये बोल रहे ये इससे भी छोटा है, तो हमें क्या पता मदन अमन क्या आपस में क्या रिलेशन, हम नहीं बता सकते। सेकंड बोल रहा है अरविंद इज यंगर देन कमल, कि अरविंद कमल से यंगर है, तो अब आप लिख सकते हो कि अरविंद कमल से यंगर है, तो इसका मतलब सबसे यंगेस्ट कौन हुआ, एस। तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या, फर्स्ट से हम लोग नहीं कुछ कमेंट कर सकते, तो ओनली सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, फर्स्ट अलोन सफिशिएंट नहीं है। फर्स्ट से हमारा कोई आंसर नहीं आ रहा था, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे, सेकंड से हम कर सकते हैं, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच डेट इन अगस्त वाज कपिल बॉर्न, आपको ये बताना है कौन सी डेट को हुआ है। फर्स्ट देखो, कपिल्स मदर रिमेंबर्स दैट कपिल वाज born before 19 but after 15, तो ये कपिल की मदर ने बोला कि 15 के बाद पैदा हुआ था और 19 से पहले हुआ था, राइट। तो डेट्स कौन सी, 16, 17, 18, इन तीन में से ही हो सकती है, पर अभी हमें डेट नहीं पता लगी फर्स्ट स्टेटमेंट से। सेकंड स्टेटमेंट है कपिल्स ब्रदर रिमेंबर्स दैट कपिल वाज बोर्न बिफोर 17, 17 से पहले बट आफ्टर 12, तो 17 से, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, 16। जब हम दोनों स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं तब हमें एक फिक्स डेट यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। जब दोनों स्टेटमेंट का यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कपिल 16 अगस्त को पैदा हुआ है। अगर आप दोनों स्टेटमेंट का यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप नहीं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, चलिए, व्हाट इज गगन्स एज, गगन की एज आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है गगन, विमल एंड कुणाल आर ऑल ऑफ द सेम एज। क्या इस स्टेटमेंट से हम ये बता सकते हैं कि गगन की एज क्या, नहीं। तो 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, 1 से हमारा आंसर नहीं आएगा, इधर 1 और 2 भी कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि इधर 1 में 1 अकेला भी आंसर दे सकता है। तो अब सेकंड बात करते हैं, टोटल एज ऑफ विमल, कुणाल एंड अनिल। विमल, कुणाल और अनिल की टोटल एज 32 ईयर्स है। ठीक है, और बोला गगन, विमल, कुणाल। ठीक है, गगन, विमल और कुणाल इन तीनों की एज सेम है। ठीक है, इन तीनों की एक्स मान लेते हैं। अनिल इज 32 ईयर्स, तो विमल कुणाल की एक्स ले लो। अनिल कितना है, 32 ईयर्स, एंड अनिल इज एज ओल्ड एज विमल एंड कुणाल टुगेदर। तो आप ये लिख सकते इक्वल्स टू 32। 1 सेकेंड, टोटल एज ऑफ विमल, कुणाल एंड अनिल इज 32 ईयर्स, एंड अनिल इज, अच्छा इनका टोटल 32 ईयर्स है, एंड अनिल इज एज ओल्ड एज विमल एंड कुणाल टुगेदर। तो ये x है, ये x है, तो ये कितना है, 2x है, इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से आ गया 4x इज इक्वल टू 32। x की वैल्यू आ गई ना, तो आपको एग्जैक्ट निकालने की भी जरूरत नहीं होती वैसे। तो विमल की एज हो गई 8, कुणाल की एज हो गई 8, गगन की एज हो गई 8, और इसकी कितनी हो गई 16, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है, गगन की एज पूछी थी, गगन, विमल, कुणाल की एज सेम है, तो 8 आ गई। तो क्या हम लोग सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से कि विमल, कुणाल और अनिल की एज का सम 32 है और वो उसके जो है डबल है, उससे हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों का एक्स एक्स लिया है, और ये एक्स एक्स फर्स्ट स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि तीनों की एज सेम है, तभी हम विमल, कुणाल और गगन की एक्स 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 ले सकते हैं। तो यानी कि हमें दोनों स्टेटमेंट की एक साथ जरूरत है आंसर निकालने के लिए, दोनों एक साथ यूज करेंगे तो आंसर आ रहा है, विच इज गगन्स एज इज 8।
ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट रिक्वायर्ड हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए ई इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, इन अ सर्टेन कोड 13 मीन्स स्टॉप स्मोकिंग एंड 59 मीन्स इंजूरियस हैबिट, ठीक है, व्हाट डू 9 एंड 5 मीन रिस्पेक्टिवली इन दैट कोड, हमें बताना है। तो चलिए फर्स्ट, तो 13 मीन्स हम लोग पहले लिख लेते हैं, 13 मीन्स स्टॉप स्मोकिंग, तो यानी कि एक कोड स्मोकिंग के लिए, एक कोड स्टॉप के लिए। 59 मीन्स इंजूरियस हैबिट, तो एक हैबिट के लिए, एक इंजूरियस के लिए। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट, हमें बताना है कि बताओ 9 और 5 किसके लिए यूज हुए हैं, ठीक है, ये दोनों 9 किसके लिए यूज हुआ है, 5 किसके लिए यूज हुआ है। फर्स्ट देखो 157 मीन स्टॉप बैड हैबिट, तो स्टॉप बैड हैबिट और इंजीरियस हैबिट में कॉमन क्या है, हैबिट, और इन दोनों में नंबर कौन सा कॉमन है, 5, तो 5 कॉमन है, तो 5 किसके, और हैबिट कॉमन है, तो हैबिट के लिए क्या आ गया 5, और 9 किसके लिए आ गया, इंजूरियस के लिए। तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट है कोड निकालने के लिए, बिल्कुल, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है। सेकंड देखिए, मीन स्मोकिंग इज इंजूरियस, तो यहाँ पे इंजूरियस और यहाँ पे इंजूरियस कॉमन है, यहाँ पे 839 839 59, तो 9 कॉमन है, तो यहाँ से पता चल गया कि इंजूरियस का क्या है, 9 है, इंजूरियस का 9 है, और यहाँ से हमें पता है कि 1 और 3 है, यहाँ पे 8 और 3 है, इन दोनों में स्मोकिंग कॉमन है, तो 3 स्मोकिंग के लिए है, तो इसका मतलब इसके लिए यहाँ पे क्या है आपका 8 है। पूछा क्या है 5, इसका 9 आ गया, तो 5 इंजूरियस, 9 जो है इंजूरियस के लिए, तो 5 हैबिट के लिए, तो सेकंड स्टेटमेंट से भी हमारा आंसर आ रहा है। पर क्या हमें दोनों की एक साथ रिक्वायरमेंट है, भाई नहीं, दोनों की हमें एक साथ रिक्वायरमेंट नहीं है, इंडिविजुअली हम लोग एक एक स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो भी हमारा आंसर आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखेंगे सी, ठीक है, कि ईदर 1 and 2 बोथ आर सफिशिएंट और 2 इज सफिशिएंट। 1 अकेला भी चल जाएगा आंसर निकालने के लिए, 2 अकेला भी चल जाएगा आंसर निकालने के लिए, और यहाँ पे जो हमारा 5 है रिप्रेजेंट कर रहा है हैबिट को, और 9 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इंजूरियस को, राइट, जो भी हमने निकाला है। हाउ मच मनी डू विवेक एंड सुमन हैव टुगेदर, ठीक है, आपको ये बताना है। तो सुमन हैज 20 रुपीज लेस देन व्हाट तरुण हैज, तो क्या इस स्टेटमेंट से आप बता सकते हो विवेक और सुमन के पास मिला के कितने पैसे हैं, नहीं, ये बोल रही है कि सुमन जो है, आपका क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है सुमन हैज 20 लेस देन तरुण, तरुण के पास जो है 20 लेस सुमन के पास है। सेकंड है विवेक हैज 30 मोर देन व्हाट तरुण हैज, तो विवेक के पास 30 ज्यादा है। तो अगर मैं इससे पूछा है कि आप बताइए हाउ मच मनी डू विवेक एंड सुमन टुगेदर हैव, तो इनके पास एक साथ अगर अपने पैसे निकाले कि कितने आएंगे, तो टी को आप क्या लिख सकते हैं, v माइनस 30, यहाँ पे लिख दीजिए s इज इक्वल टू v माइनस 30 माइनस 20, तो यहाँ पे s की वैल्यू आ रही है v माइनस 50। क्या फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग सम निकाल सकते हैं, यहाँ पे s और t में रिलेशन दिया हुआ है, v और t में रिलेशन दिया हुआ है, हम नहीं निकाल सकते। यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया स्टिल हमें विमल का s माइनस वी आ रहा है, डिफरेंस हम बता सकते हैं v माइनस एस या s माइनस वी, सम नहीं बता सकते। टोटल टुगेदर उनके पास कितना, उनका डिफरेंस हम बता सकते हैं कि दोनों के पास डिफरेंस कितने का है, 50 रुपीज का है, पर सम नहीं बता सकते, इसलिए ना दोनों ही स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते। डी इज द करेक्ट आंसर, नीदर 1 और 2 नॉट 2, दोनों इंडिविजुअली सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अमंग मोनिका, अनीता, सोनल, रतन एंड तानी हु केम लास्ट फॉर द प्रोग्राम, प्रोग्राम के लिए सबसे लास्ट में कौन आया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है मोनिका केम आफ्टर अनीता, मोनिका अनीता के बाद आई, ठीक है, बट नॉट आफ्टर टेनी, मोनिका अनीता के बाद आई पर टेनी के बाद नहीं आई, ठीक है, तो टेनी क्या आई है, मोनिका के बाद आई है, ये हो गया। तो अब इससे पूछा कि अमंग मोनिका, अनीता, सोनल, रतन एंड तानी, तो 5 लोग हैं ये तो, राइट, 5 लोगों में से पूछ रहे कि सबसे लास्ट में कौन आया, तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज करके हम आंसर नहीं बता सकते, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। सेकेंड स्टेटमेंट यूज करते हैं, रतन केम आफ्टर तानी, रतन तानी के बाद आया, बट नॉट आफ्टर सोनल, पर सोनल के बाद नहीं आया, सोनल पहले आ गई है, तो यहाँ पे रतन से पहले सोनल आ गई, कहीं पे भी आई हो सकती है। इसे पूछा लास्ट में कौन आया, तो ऑब्वियसली बात है लास्ट में कौन आया, रतन। तो दोनों स्टेटमेंट का यूज करके, बोथ 1 and 2 का यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि सबसे लास्ट में कौन आया है, रतन आया है। एक मिनट,
सोनल थोड़ी आई है। क्या बोला था लास्ट में? रतन केम आफ्टर तानी बट नॉट आफ्टर, तानी के बाद आया बट नॉट आफ्टर सोनल, सॉरी नॉट लिखा हुआ था। रतन केम आफ्टर तानी, रतन तानी के बाद आया बट सोनल के बाद नहीं आया, मतलब सोनल इसके बाद आई है, तो सबसे लास्ट में कौन आई है? सोनल। माय बैड। सो द करेक्ट आंसर इज ई। दोनों मतलब आंसर तो निकाल सकते हैं, तो हमें देखते ही समझ में आ गया। तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट, और लास्ट में कौन आ रही है? सोनल आ रही है। करेक्ट आंसर इज AMTRS। ठीक है, करेक्ट आंसर इज AMTRS। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who among PQRST is the lightest? इन सब में से सबसे हल्का कौन है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं R is heavier than Q, R Q से heavier है, ठीक है, R Q से heavier है, and T but lighter, Q and T दोनों से heavier है। तो हमें नहीं पता Q और T में कौन heavier है, राइट? तो हम Q T को ऐसे लिख देते हैं एक बार, ठीक है, but lighter than S, S से हल्का है। अब क्या इससे आप ये बता सकते हो कि लाइटेस्ट कौन है? नहीं, अभी तो हमें P और P के बारे में पता ही नहीं है, तो हम बता नहीं सकते। S इज नॉट द हैवीएस्ट, ये बोले S हैवीएस्ट नहीं है, तो S हैवीएस्ट नहीं है तो कोई और होगा, ये सारे तो इससे लाइट है, तो कौन होगा? एक ही बचा, तो वो P हैवीएस्ट होगा। तो पूछ रहे सबसे लाइटेस्ट कौन है? देखो सेकंड, इससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि सबसे हैवीएस्ट P है, ये इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि सबसे हैवीएस्ट कौन है? P है। पर लाइटेस्ट में Q और T का रिलेशन हमें पता ही नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? नीदर 1 2 सफिशिएंट। दोनों में हम कुछ नहीं बोल सकते, Q भी हो सकता है, T भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। इधर T और Q दोनों में से कोई भी लाइटेस्ट हो सकता है। हैवीएस्ट पूछा होता तो हमारा आंसर हो जाता बोथ। स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं कि P सबसे हैवीएस्ट है, पर लाइटेस्ट हम नहीं बता सकते, इसलिए D इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हाउ इज T रिलेटेड टू K? अगेन रिलेशन का क्वेश्चन है, के ब्लड रिलेशन है। तो फर्स्ट देखिए, K हैज 2 sons, वन ऑफ द सन्स इज A। K के 2 बच्चे हैं, एक बेटा क्या है? 2 लड़के हैं, ठीक है, एक लड़का कौन है? A है। द मदर ऑफ T हैज ओनली 2 sons A and B। तो जो मदर है T की, उनके सिर्फ 2 बेटे हैं A और B। तो ये समझ में आ गया कि T वो बेटा है जो भाई है। दोनों का यूज करके T और K का रिलेशन बताना है, तो ये मदर है तो ये फादर होंगे। तो T और K का रिलेशन क्या है? सन एंड फादर का रिलेशन है। तो दोनों स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग रिलेशन बता सकते हैं, राइट? तो E इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ एक से हम नहीं बता सकते, दोनों का हमें यूज करना पड़ेगा टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन T एंड K। सो द करेक्ट आंसर इज E। आगे देखिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देवीपुर एंड दुर्गापुर? देवीपुर और दुर्गापुर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। फर्स्ट देखिए, दुर्गापुर इज 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम रामपुर। दुर्गापुर जो है रामपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। देवीपुर इज 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम रामपुर, और देवीपुर जो है 15 किलोमीटर अवे है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, आप पता लगा सकते हो क्या? चलो इन दोनों में तो 20 किलोमीटर फिक्स कर दिया। अब रामपुर के इस साइड देवीपुर होगा तो इन दोनों में शॉर्टेस्ट आ जाएगा 5, और इधर होगा तो 15, तो शॉर्टेस्ट आ जाएगा 35। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देवीपुर एंड दुर्गापुर? तो इधर की साइड होगा तो शॉर्टेस्ट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हम लोग नहीं बता सकते भाई कि किधर की साइड है, इस साइड है कि इस साइड है, तो हमें क्या पता? शॉर्टेस्ट 5 भी आ सकता है, शॉर्टेस्ट 35 भी आ सकता है। तो हम सिर्फ इस इंफॉर्मेशन पे नहीं बता सकते कि दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, इसलिए नीदर 1 नॉर 2 इज सफिशिएंट। दोनों ही सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। बट नथिंग अबाउट द रिलेटिव पोजीशंस इज मेंशन्ड, ठीक है। दोनों का आपस में रिलेटिव पोजीशन के बारे में कुछ बात नहीं हुई है, इसलिए हम कमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए कैसे रिलेटेड है डी के, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं बी इज ब्रदर ऑफ ए। बी जो है ए का ब्रदर है, एंड बी इज डी सन, और डी का सन है, ठीक है। तो ए और डी के बीच में रिलेशन क्या हुआ? ए और बी के बीच में, यहाँ पे ए हमें पता नहीं है, सिस्टर है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? डी जो है मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, और ए जो है सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट रिलेशन हम नहीं बता सकते कि डॉटर मदर डॉटर का है, फादर डॉटर का है, मदर सन का है, और फादर सन का है। तो 4 हमारे पास रिलेशंस आ गए, तो ये सफिशिएंट नहीं है एग्जैक्ट रिलेशन बताने में।
इसलिए नीदर वन नॉर टू इज करेक्ट, दोनों ही सफिशिएंट नहीं है। तो होपफुली गाइस ये सारे के सारे डेटा इनसफिशिएंसी के क्वेश्चन अभी तक आपको समझ में आए। तो एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा थियरी इसका जो है ओवरव्यू दे देती हूँ कि कैसे क्वेश्चंस हमारे इसमें पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट है डेटा इनसफिशिएंसी का। मैंने आप लोगों को बताया सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड, कि क्या हमें ये पता चल रहा है कि ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, क्या हमें रिलेशन पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा, उससे रिलेटेड होता है। सेकंड हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, या कोई भी तरीके का अरेंजमेंट, जैसे वेट का हमने देखा, ये हैवी है, ये लाइट है, ऐसा करके, ठीक है, जिसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, नॉर्थ में इन्वॉल्व है, साउथ में, दो के बीच में कैसे लोग हैं, लाइक दैट। तीसरा आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर मैंने आपको पूरा प्रॉपरली एक टाइप करवाया था कि आप लोगों को बताना है कि ली दारी जो है रेड रोज फ्लावर है, तो इसका कोड बताओ, उसका कोड बताओ। तो कोडिंग डिकोडिंग का आपको चेक करने का आता है। फोर्थ इज जो क्वेश्चन हमारे देखने को मिलते हैं वो लीनियर इक्वेशन पे मिलते हैं, कि आप कोई स्टेटमेंट दी हुई है, हम लीनियर इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब ऐसे कहने को तो कुछ भी आ सकता है, टाइम वर्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, टाइम डिस्टेंस स्पीड का भी आ सकता है, मिक्सचर का भी आ सकता है कि सॉल्व करके बताओ कि कितना आ रहा है, क्या सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन डाला जा सकता है। ऐसे तो कोई भी क्वेश्चन डाल दिया, बताओ एक्स की वैल्यू, तो दोनों स्टेटमेंट चाहिए कि एक से आंसर आ रहा है, लाइक दैट, ठीक है। बट मेजरली जो क्वेश्चन हमारे एक्चुअली में एग्जाम्स में आते हैं वो इन 4 टॉपिक पे ज्यादा आते हैं, आने को वैसे किसी पे भी आ सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको जो टिप एंड ट्रिक पूरे सेशन के अंदर बताई वो ये बताई कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू चेक कि हम आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, यही टिप है। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन सॉल्विंग, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा, बस वहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि आपको जस्ट ये बताना है कि यू जस्ट नीड टू चेक कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, बस इतना सा देख के आपको जो है बताना है। तो होपफुली गाइज आपको पूरा का पूरा ये डेटा इनसफिशिएंसी टॉपिक समझ में आया होगा। यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वर्कशीट आपको मिल जाएगी फॉर प्रैक्टिस, तो आप उसमें से प्रैक्टिस कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं रीजनिंग के। तो अच्छा टॉपिक है। वेटेज इसका मैं बता दूं तो सीयूईटी के अंदर मुझे नहीं लगता कि 2 से ज्यादा क्वेश्चन इसके आने चाहिए, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 3 आ जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इससे ज्यादा तो ये इजी होते हैं, ये जरूर अटेम्प्ट करके आए। हमें देखने में लगता है कि ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके जो ऑप्शंस होते हैं वो भी दिखने में बहुत लंबे लंबे रहते हैं, बट बिलीव मी इतने टफ नहीं होते, इसको जरूर अटेम्प्ट करें। जैसे कभी कभी हम सीरीज में अटक जाते हैं, सीरीज के क्वेश्चन के अंदर अगर आपको नहीं आ रहा मतलब नहीं आ रहा ना, हम कर नहीं सकते उसको, बहुत टाइम वेस्ट होने के बाद भी आंसर ना, ऐसा है इसमें, ऐसा नहीं है, इसमें आंसर आएगा। आप एक चीज पे रीच आउट करेंगे, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम क्या है, नीदर 1 2 करते हुए या इधर 1 2 करते हुए थोड़ा हमें डर लगता है कि पता नहीं आंसर आ ना रहा हो, है ना, दोनों सफिशिएंट है कि नहीं है, थोड़ा डाउट हो रहा होता है। वो तब होता है जब हमारी प्रैक्टिस कम होती है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कब बोथ करना होता है, कब ईदर करना होता है, कब ओनली 1 करना है, कब ओनली 2 करना है, राइट। अब वो क्लियर है तो प्रैक्टिस करोगे तो वो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि इस केस में हमें क्या करना है। सो विद दिस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।